अध्याय 2361 तुम्हारी दृढ़ता केवल 2 बिजली के थपेड़ों को झेलने के लिए पर्याप्त है। छेड़छाड़ 2। वे बता सकते थे कि वांग टेंग अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा को हराने में सक्षम था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उसे छोटी दुनिया में घसीटा गया था। हालांकि जीत तो जीत है, और कौन निश्चित हो सकता है कि वांग टेंग के पास अन्य मजबूत साधन नहीं हैं। ब्रह्मांड स्तर की शक्ति वाले एक ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा को पराजित करने के लिए चाहे कोई भी कारण या संयोग हो, ध्यान देने की आवश्यकता होती है। लेकिन इस समय जब इन ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धाओं ने दूरी से वांग टेंग को देखा तो उनकी भौहें थोड़ी ऊपर उठने से नहीं बच सकीं। केवल इस क्षण ही उन्हें महसूस हुआ कि वांग टेंग एक युवा व्यक्ति था। जवानी में कौन ऐसा था जिसने कोई लापरवाही न की हो। हालांकि वांग टेंग ने जो किया वह उनकी अपनी मूर्खता से कई गुना ज्यादा है। धत्तेरी की ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के ब्रह्मांड मंच पर इस समय बेहद अप्रिय भाव थे, यहाँ तक कि डर का भी एक संकेत था। इस वांग टेंग ने वास्तव में उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत की। वह जीने से थक गया होगा। वे वहां जाकर हेशान शाही कबीले के युवाओं को बचाना चाहते थे, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा रहे हो? हेंगजांग चुवान और अन्य लोगों ने अपनी आकृतियां दिखाते हुए तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट के साथ उनका रास्ता रोक दिया। कदम ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धाओं ने भौहें सिकुड़ी और ठंडी फटकार लगाए। तुम लोगों ने हमें अभी अभी रोका है, अब आगे जाने के बारे में सोचना भी मत, हेंगजांग चुवान ने शांति से कहा। तुम ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा क्रोधित थे, लेकिन उन्होंने अंततः खुद को संयमित किया। उन्होंने आवाज संचरण के माध्यम से संवाद किया। आपको पता होना चाहिए कि वह कौन है। क्या आपको उसे इस तरह अपमानित करके बड़ी परेशानी पैदा करने का डर नहीं है? उसे पार्षद वांग टेंग ने पीटा था, इससे हमारा क्या लेना देना है? हेंगजांग चुवान ने उदासीन व्यवहार अपनाया। यदि उसे कुछ भी हो गया तो आप भी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे, एक अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा ने अत्यंत दुखी होकर कहा। तो क्या हुआ? आपने लंबे समय तक हमें नीचा दिखाया है और स्थिति बिगड़ गई है। ऐसी बातें कहने का क्या फायदा है? ये जांग बाई ने व्यंग्य किया। आप पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धाओं ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि 5 दफन सितारों के परिवार के मुखिया इस समय इतने जिद्दी और अडिग होंगे। वे हेशान रॉयल कबीले का सामना करने के लिए भी तैयार लग रहे थे, जिससे ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा पूरी तरह से निराश और अवाक महसूस कर रहे थे। वर्तमान स्थिति में विपक्षी पार्टी को पहले रोके जाने की घटना से काफी समानता है, जिसके कारण अब उनके लिए मार्ग की अनुमति देना पूरी तरह से असंभव है। ये जांग बाई सही थे। चूंकि उन्होंने पहले ही सौहार्द का सारा दिखावा छोड़ दिया था, इसलिए अब ये कहने का कोई मतलब नहीं था। हेंगजांग चुवान और अन्य लोग विरोधी पक्ष के परेशान चेहरों को देखकर संतोष से मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। किसी तरह उनके भीतर संतुष्टि की भावना उमड़ पड़ी। काउंसलर वांग टेंग ने एक तरह से उनके प्रति अपनी कुंठा व्यक्त कर दी थी। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धाओं ने चेतावनी दी। उनके भाव गहरे और अशुभ थे। कुछ और करने में असमर्थ, वे केवल ऐसे खतरनाक शब्द छोड़ सकते थे। हेंगजांग चुवान और अन्य लोगों की निगाहें थोड़ी सख्त हो गईं। वे अभी भी हेंगजांग चुवान द्वारा उत्पन्न खतरे से भयभीत थे, भले ही उन्होंने खुद को टकराव के लिए तैयार कर लिया था। वे अंदर ही अंदर थोड़ा अशांत महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए। फिर भी उन्हें इस हद तक धकेल दिया गया था और आगे कोई भी कार्रवाई निरर्थक लग रही थी। विचार करने पर ऐसा लगा कि वे अनजाने में वांग टेंग के साथ जुड़ गए थे। बैंग बैंग बैंग, धमाका धमाका। वांग टेंग को खुद भी याद नहीं रहा कि वह उसे कब से पीट रहा था। जब उसके हाथ दर्द करने लगे तभी उसने धीरे धीरे पिटाई बंद की और राहत की सांस ली। ओह, बहुत अच्छा लगा। हेशान शाही कबीले का युवक लड़खड़ा रहा था। उसकी आंखें इतनी सूजी हुई थीं कि वह उन्हें मुश्किल से खोल पा रहा था। उसने संकीर्ण दरारों से रिश्ते आक्रोश के साथ वांग टेंग को घूरा। तुम क्या देख रहे हो? अभी तक पर्याप्त पिटाई नहीं हुई है। वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में बिजली का थप्पड़ उठाया और हमला जारी रखने के लिए तैयार हो गया। नहीं, युवक का दिल धड़क उठा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन वांग टेंग के बिजली के तमाचे ने उसे रोक दिया। बैंग बैंग बैंग, धमाका धमाका। टक्कर की डरावनी आवाज शून्य में लगातार गूंजती रही, जिससे इसे देखने वाले सभी लोगों को असुविधा हुई तथा इसे देखना असहनीय हो गया। कितना दुखद। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स का ये युवक इतना जिद्दी कैसे हो सकता है? इतनी बुरी तरह पीटे जाने के बावजूद उसने फिर भी बात करने की हिम्मत की। वह मुसीबत को आमंत्रित कर रहा था। दर्शकों ने हेशान रॉयल कबीले के युवक की अंतिम दर्दनाक चीख नहीं सुनी, अन्यथा वे उसे इतना विद्रोही नहीं समझ पाते। वांग टेंग ने उसे कई दर्जन बार और मारा, फिर धीरे धीरे अपनी हरकतें रोकते हुए पूछा, क्या तुम्हारी कोई और मांग है? बोलो और मैं उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। रुको, कृपया रुको।
हेईशान रॉयल कबीले के युवक की आवाज़ भारी थी, जो उसके सूजे हुए होठों से मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसके मुंह के कोने दर्द से धड़कने लगे, जिससे वह स्पष्ट रूप से बोल पाने में असमर्थ हो गया। क्या अब तुम चाहते हो कि मैं रुक जाऊं? वांग टेंग हैरान लग रहा था, उसने निराशा में अपना सिर हिलाया। क्या तुम पूरी तरह से बहादुर नहीं थे? तुम इतनी जल्दी पीछे कैसे हट गए? पता चला तुम्हारी बहादुरी मेरे बिजली के थप्पड़ के केवल 2 राउंड ही झेल पाए। हेईशान शाही वंश के युवा, सब लोग, केवल 2 राउंड बिजली के तमाचे झेलना का क्या मतलब है? क्या 2 राउंड पर्याप्त नहीं थे? उसका सिर अपने सामान्य आकार से लगभग तिगुना हो गया था। और वह निराश चेहरा क्यों है? वह दया की भीख मांग रहा है और आप इससे खुश नहीं हैं। हर कोई अवाक रह गया। वे यह महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए कि वांग टेंग का दिल स्याही की तरह काला होगा और वह ऐसे शब्द बोल रहा होगा। आह, मैंने सोचा था कि तुम्हारे गर्व के साथ तुम कुछ और राउंड तक टिक सकते हो। तुमने मुझे सचमुच निराश किया है। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाना जारी रखा। उन्होंने पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहा, मैंने अतीत में कई प्रतिभाशाली लोगों का सामना किया है। कुछ तो 3 से 4 राउंड या यहाँ तक कि 5 राउंड भी झेल सकते थे। यही असली लचीलापन है। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे वे दिन याद आते हैं। हेईशान शाही वंश के युवा, सब लोग, अचानक ही सभी को ये जानने की उत्सुकता होने लगी कि आखिर वे लोग कौन हैं जो 5 बार ऐसी सजा भुगत सकते हैं। उनमें किस तरह का स्वाभिमान और लचीलापन है, ये कल्पना से परे था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, बस अब तुम आगे नहीं बोल सकते, इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वांग टेंग ने घोषणा की। हेईशान रॉयल कबीले के युवक की आंखों में आशा की एक किरण चमक उठी। आखिरकार, क्या उसे आगे की पिटाई से बचाया गया? ये बहुत दर्दनाक था। लेकिन वांग टेंग ने अपनी थोड़ी रगड़ी, फिर आगे कहा। हेईशान शाही कबीले के युवक का दिल एकदम से बैठ गया। उसकी आंखों के सामने उम्मीद की किरण बुझ गई। ये कमीना जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहा होगा, उम्मीद की एक किरण को केवल कुचलने की अनुमति दे रहा होगा। यह अपमानजनक था। ये बदमाश इंसान नहीं था। चिंता मत करो, मुझे बस कुछ मुआवजा चाहिए। वांग टेंग ने हेईशान शाही कबीले के युवक का सिर से पैर तक निरीक्षण किया। उसे उन विभिन्न तरीकों का ध्यान था जो युवक ने 5 दफन पैतृक स्थलों में अपनाए थे, ऐसे तरीके जो उसकी जान बचा सकते थे, जिन्हें बर्बाद नहीं किया जा सकता था। तुम, हेईशान शाही कबीले के युवक ने वांग टेंग की आंखों में लालची नजर देखी और उसके भीतर एक अशुभ भावना उभरी। अरे, ये बदमाश उसे लूटने जा रहा था। वह दूसरों के साथ ऐसा करता था, अब उसके साथ भी ऐसा हो रहा था। किस्मत बदलती है और आज उसकी बारी थी। हेईशान शाही वंश के युवक को अपने साथ अन्याय महसूस हुआ और उसे खून की उल्टी आने लगी। वांग टेंग की आंखें अचानक चमक उठीं जब उसने हेईशान रॉयल कबीले के युवक के हाथ में अंगूठी देखी। अपनी स्थानिक संवेदनशीलता के साथ उसके लिए यह समझना आसान था कि अंगूठी अंतरिक्ष की थी, जिसका अंदरूनी हिस्सा काफी विशाल था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने आगे बढ़कर युवक के हाथ से अंतरिक्ष की अंगूठी छीन ली। मेरी चीजों को मत छुओ। हेईशान रॉयल कबीले का युवक खुद को रोक नहीं सका। वह वांग टेंग की मुट्ठी में बेमतलब संघर्ष कर रहा था। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे और उसमें कोई तालमेल नहीं था। बच्चे, अभी बोलने की तुम्हारी बारी नहीं है। क्या सबक तुम्हारे लिए काफी नहीं है? वांग टेंग ने एक बार फिर अपने हाथ में लाइटनिंग स्लैब उठाते हुए कहा। हेईशान रॉयल कबीले के युवक ने अनिच्छा से अपना मुंह बंद कर लिया। उसकी आंखों में आक्रोश, क्रोध और अनिच्छा का मिश्रण दिखाई दे रहा था, जो पूरी तरह से जटिल था। अंत में उसने हिलने की हिम्मत नहीं की। वांग टेंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर धीरे से हेईशान शाही कबीले के युवक को देखा, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बस इतना ही, सब कुछ अंतरिक्ष वलय में है। खोजने की जहमत मत उठाओ, वहां कुछ भी नहीं बचा है। हेईशान रॉयल कबीले के युवक ने जल्दी से समझाया। चाहे वह हो या न हो, तुम्हारा शब्द मायने नहीं रखता, केवल मेरा ही मायने रखता है, वांग टेंग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। उसकी नज़र युवक की कमर की बेल्ट पर पड़ी। उसने उस समय कवच नहीं पहना हुआ था, अन्यथा वांग टेंग उसे इतनी आसानी से पकड़ नहीं पाता। उसके अहंकार ने उसे यह विश्वास दिलाया कि अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा पर भरोसा करना वांग टेंग से निपटने के लिए पर्याप्त होगा, जिससे कोई भी खतरा खत्म हो जाएगा। परिणाम स्वाभाविक रूप से उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक था, यहाँ तक कि उसके संकल्प को भी हिला दिया, जिससे वह तुरंत अपना कवच नहीं पहन पाया। फिर भी अगर उसने इसे पहना भी होता तो भी यह बेकार होता। वांग टेंग के पास उससे निपटने के तरीके थे। इस समय हेईशान रॉयल कबीले के युवक ने वांग टेंग की निगाहें देखीं और तुरंत अपना भाव बदल दिया। हालांकि उसके दिल में अभी भी उम्मीद की एक किरण थी। उम्मीद थी कि उसे तब तक नहीं खोजा जाएगा जब तक कि वांग टेंग ने अपनी कमर की बेल्ट तक हाथ नहीं बढ़ाया। छेड़छाड़। हेईशान रॉयल कबीले के युवक को अंततः अपने चेहरे की कोई परवाह नहीं रही और वह तीखी आवाज में चिल्लाया। मौन। वांग टेंग अवाक रह गया। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो?
इतनी सारी खूबसूरत महिलाओं के होते हुए भी वह एक बदबूदार आदमी के साथ छेड़छाड़ क्यों करेगा? टकराना, एमआई, झपट्टा, धमाका। उसने बिजली का तमाचा उठाया जिसे उसने अभी तक नहीं हटाया था और हेशान रॉयल कबीले के युवक पर जोरदार प्रहार किया। अगर तुमने फिर से चिल्लाने की हिम्मत की तो मेरी ईंट से सावधान रहो, वांग टेंग ने उग्रता से कहा। सब लोग भीड़ की अजीब निगाहों को नज़रअंदाज करते हुए वांग टेंग ने अपनी नज़र बेल्ट पर टिकाए रखी। उसकी समझ में बेल्ट के भीतर मौजूद जगह स्पेस रिंग से भी ज्यादा बड़ी थी। ये निश्चित रूप से एक खजाना था। इसे मुझे सौंप दो, वांग टेंग ने उत्साह से कहा और आगे बढ़कर हेशान शाही कबीले के युवक से बेल्ट खींच ली। युवक की पैंट ढीली हो गई और लगभग फिसलकर उतर गई। दृश्य सचमुच थोड़ा अप्रिय था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यिजांग शिनुओ, गुइजांग जू और अन्य लड़कियां ये सब देखना सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने अपनी नज़रें फेर लीं। यह आदमी सभ्य क्यों नहीं हो सकता? दूसरी ओर जुओगू, चीयी और अन्य लोग काफ़ी अजीब लग रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वांग टेंग को कुछ अजीबोगरीब शौक था? शायद उन्हें निशाना बनने से बचने के लिए दूरी बनाए रखनी चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हालांकि वांग टेंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह ध्वनि के केंद्र में था और उसके दिमाग में गड़गड़ाहट वाली लहरें टूट रही थीं, उसकी आत्मा को हिला रही थीं और उसके सिर को फटने की धमकी दे रही थीं। तभी एक प्राचीन और बर्फीली आवाज़ तारों भरे आकाश में गूंज उठी। दूसरों के लिए यह आवाज़ एक प्रचंड तूफान की तरह थी जिसके कारण उनके हाव भाव में भारी परिवर्तन आ गया। हालांकि वांग टेंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह ध्वनि के केंद्र में था और उसके दिमाग में गड़गड़ाहट वाली लहरें टूट रही थीं, उसकी आत्मा को हिला रही थीं और उसके सिर को फटने की धमकी दे रही थीं। यह आवाज़ एक आध्यात्मिक आक्रमण थी। लानत है! वांग टेंग की अभिव्यक्ति गहरी हो गई और वह मन ही मन चिल्लाया, 9 खजाने वाला शिवालय। उनके लघु ब्रह्मांड के भीतर एक 9 मंजिला शिवालय जो चमकदार सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था, ब्लैक होल के केंद्र से बाहर निकला। धमाका! 9 खजानों के शिवालय से आध्यात्मिक उतार चढ़ाव की लहरें उठ रही थीं। वांग टेंग ने अपनी चरम ब्रह्मांड अवस्था आध्यात्मिक शक्ति के साथ तुरंत अपनी सारी शक्ति जुटाकर आवाज़ के हमले का सामना किया। हम्फ! वांग टेंग का रंग पीला पड़ गया और वह अनजाने में पीछे हट गया, लेकिन उसने हेशान शाही कबीले के युवक को छोड़े बिना उसे पकड़ रखा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उस समय वांग टेंग के सिर के ऊपर का स्थान अचानक हिल गया और एक भयानक विशाल हथेली का निशान उभरा जो एक ग्रह से भी बड़े क्षेत्र को कवर करता हुआ पूरे तारों वाले आकाश पर मंडरा रहा था। जैसे ही यह वांग टेंग की ओर बढ़ा, आसपास के तारे फट गए और टुकड़ों में बिखर गए। ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं की लड़ाई का अनुभव करने के बाद यहाँ अंतरिक्ष पहले से ही अराजकता में था। हर जगह मैग्मा बह रहा था और उल्कापिंड बह रहे थे। अब इस विशाल हाथ के दबाव में ये पूरी तरह खंडहर में बदल गया। केवल 5 दफन सितारे ही सुरक्षात्मक सरणी के संरक्षण में मुश्किल से बचे हुए थे। उसी समय अचानक 5 आकृतियां व्यूह पर प्रकट हुईं और अपने हाथों की एक लहर से उन्होंने भयानक हथेली के निशान को अवरुद्ध कर दिया। इससे पहले कि वांग टेंग राहत की सांस ले पाता, हम्फ! शून्य से एक ठंडी खर्राटे गूंजी और विशाल हाथ ने पुनः दबाव डाला, जिससे लगातार विस्फोट होने लगे। क्या एक जूनियर पर हमला करना बेशर्मी नहीं है? एक जोरदार चीख गूंजी। प्रतिद्वंद्वी ने विरोध की पूरी तरह से अनदेखी की और विशाल हाथ से दबाव बनाना जारी रखा। बड़े हुई, मुझे बचा लो! युवक चिल्लाया जैसे उसने अपने उद्धारकर्ता को देखा हो। उसने अपने चेहरे पर दर्द को अनदेखा कर दिया। वांग टेंग की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई। इस समय जीवन के लिए खतरा बने संकट का सामना करने के बावजूद अभी अभी के विराम ने उसे कार्य करने का अवसर दिया था। अंधकार छाया तलवार। उन्होंने हेशान शाही कबीले के युवक की पुकार को नज़रअंदाज कर दिया और उनकी आध्यात्मिक शक्ति तुरंत एक विशाल हाथ में परिवर्तित हो गई जो डार्क शैडो तलवार को बुलाने के लिए उनके छोटे ब्रह्मांड में पहुंच गई। यह विशालकाय हाथ बहुत भयानक था। अगर वह गलत नहीं था तो यह एक शाश्वत चरणीय अस्तित्व की क्रिया होनी चाहिए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अरे यार, क्या इन ताकतवरों को कोई शर्म नहीं है? ब्रह्मांड स्तर की उपस्थिति पर्याप्त नहीं थी और अब एक शाश्वत स्तर की सत्ता भी आ गई थी। वे पूरी तरह से शर्म की भावना खो चुके थे। वांग टेंग को श्राप देना था, लेकिन उसके पास संकोच या चिंतन के लिए समय नहीं था। वह केवल अपने सबसे मजबूत तरीकों का उपयोग कर सकता था। हिस हिस। जैसे ही वांग टेंग की आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव बढ़ा, एक छायादार सर्प डार्क शैडो तलवार के ऊपर प्रकट हुआ जो फुफकारने जैसी ध्वनि निकाल रहा था, आलसी लग रहा था और कोई कार्य करने का इरादा नहीं दिखा रहा था। तुम छोटी सी बात हो, अगर तुम अभी कार्रवाई नहीं करोगे तो भविष्य में मुझसे यह उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें छाया शक्ति प्रदान करूंगा, वांग टेंग ने उत्सुकता से दांत पीसते हुए आग्रह किया। हिस। छाया सर्प की आंखें बुद्धिमत्ता से चमक उठीं, मानो विचार कर रही हों। जल्दी करो, समय नहीं है। वांग टेंग बेहद अधीर था। वह चाहता था कि वह छाया सर्प को पकड़ सके और उसे सबक सिखा सके। धिक्कार है इस सांप पर।
दुर्भाग्यवश वह इस बारे में कुछ नहीं कर सका। ये छाया सर्प एक अर्ध दिव्य कलाकृति की आत्मा थी। उसने अभी तक इसे पूरी तरह से वश में नहीं किया था, इसलिए वह इसे केवल छाया शक्ति ही दे सकता था और इसे मुफ्त में भोजन और आवास प्रदान कर सकता था। उन्होंने इसे आगे बढ़ाने के लिए ईमानदारी और प्रेम का प्रयोग करने का इरादा किया था, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। ये छाया सर्प बहुत चालाक था, हमेशा खाने पीने की चीजें मांगता रहता था, लेकिन कोई भी वास्तविक काम करने से बचता था। फुफकार। छाया सर्प ने फिर फुफकारते हुए एक विचार प्रेषित किया। क्या तुम्हें 10 दिन की छाया शक्ति चाहिए? वान टेंग को तुरंत समझ आ गया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, ठीक है, जो भी तुम चाहती हो, बस इस संकट से निकलने में मेरी मदद करो और मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम अच्छी तरह से भोजन करो। हिस। छाया सर्प ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत डार्क शैडो स्वॉर्ड में प्रवेश कर लिया। फिर वह प्रकाश की एक किरण में बदल गया, जो वान टेंग के छोटे ब्रह्मांड से उसकी आध्यात्मिक शक्ति से भी अधिक गति से बाहर निकल आया। और बाहरी दुनिया में तो 1 सेकंड भी नहीं बीता था। बहुत बढ़िया, वान टेंग ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा और आगे बढ़कर डार्क शैडो तलवार को पकड़ लिया, जो तुरंत उसके हाथों में आ गई। रहुई 2। तारों भरे आसमान में काली छाया तलवार दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि वह चमकती हुई रोशनी के साथ शून्य को चीरती हुई निकल रही है। वान टेंग की अभिव्यक्ति जम गई। समय की शक्ति। धमाका। अगले ही क्षण समय की शक्ति उसके भीतर से निकलकर डार्क शैडो तलवार में प्रविष्ट हो गई। चर्चा। डार्क शैडो तलवार हिंसक रूप से कांपने लगी। छाया सर्प ने दर्दनाक फुफकारने वाली ध्वनि निकाली। वह भ्रमित महसूस कर रहा था। ये शक्ति उसे वास्तविक दर्द दे रही थी। विरोध मत करो, तुम मर नहीं सकते, वान टेंग के मन ने सख्ती से आदेश दिया। डार्क शैडो तलवार का उपयोग करने का कारण यह था कि केवल यह अर्धदेव हथियार ही उसकी समय की शक्ति का सामना कर सकता था और उस तकनीक को पूरी तरह से उन्मुक्त कर सकता था। धमाका। डार्क शैडो स्वॉर्ड के भीतर से एक गड़गड़ाहट निकली, जिसने शून्य को हिला दिया। इस अर्धदेवी हथियार से भयानक उतार चढ़ाव निकले। डार्क शैडो तलवार के चारों ओर आयामी दरारें दिखाई दी, जो शक्ति का सामना करने में असमर्थ थीं। यहाँ तक कि उन आयामी दरारों के भीतर भी ऐसा लग रहा था कि कोई और ज्यादा रहस्यमयी शक्ति चुपचाप फैल रही है। बाहरी लोगों को शायद इसका एहसास न हो, लेकिन इसने आयामी दरारों के भीतर एक अकल्पनीय खतरा पैदा कर दिया। पहले वाले बुजुर्ग की आवाज़ फिर सुनाई दी, कुछ आश्चर्यचकित लग रही थी। रिवर्स स्लैश। अपने मन में एक उग्र चीख के साथ वान टेंग ने संकोच नहीं किया और नीचे से ऊपर तक डार्क शैडो तलवार पर भयंकर वार किया। एक क्षण में एक भयावह चमकदार सफ़ेद तलवार जैसी रोशनी फूट पड़ी, जो शून्य को चीरती हुई निकल गई। जहां से भी यह गुजरी, अंतरिक्ष इसे सहन नहीं कर सका और आयामी दरारें दिखाई देने लगीं। एड्स बाय पब फ्यूचर। तलवार की रोशनी एक पल में उसके सिर के ऊपर बने विशाल हथेली के निशान पर पड़ी। कोई तेज आवाज नहीं थी, कोई भयानक गति नहीं थी, केवल सन्नाटा था। हथेली का निशान तुरंत ही हवा में जम गया और फिर अचानक बिखर गया, जिससे वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। बिना चेतावनी के यह अचानक ही ढह गया। विशाल हथेली के निशान की तुलना में तलवार की रोशनी हथेली पर एक झुर्री की तरह लग रही थी, जो केवल एक छोटा सा घाव छोड़ने में सक्षम थी। हालांकि इस समय विशाल हथेली का निशान तलवार की रोशनी के केंद्र से अनियंत्रित रूप से बाहर की ओर गिर गया, जिससे सभी दिशाओं में तबाही मच गई। 5 प्रमुख परिवारों के दुर्जय व्यक्ति, जो अभी अभी दूर से दिखाई दिए थे, आश्चर्य के भाव प्रकट करने से खुद को नहीं रोक पाए। यहाँ तक कि बुजुर्गों के शांत और बूढ़े चेहरों पर भी ऐसी भावनाएं झलक रही थीं, मानो वे कोई अविश्वसनीय चीज देख रहे हों। बहुत से दर्शक तलवार की रोशनी की गहन प्रकृति को समझ नहीं पाए, लेकिन उन्होंने वान टेंग की तलवार के नीचे हथेली के निशान को ढहते हुए देखा। उनके चेहरों पर आश्चर्य झलक रहा था। वान टेंग ने एक पल के लिए भी नहीं रुका, उसकी अभिव्यक्ति खुशी से रहित थी। गंभीर चेहरे के साथ उसने तुरंत अपनी स्पेस फ्लैश तकनीक को सक्रिय किया और हथेली के निशान के कवरेज क्षेत्र से बाहर निकल गया। हथेली का निशान बहुत बड़ा था, स्पेस फ्लैश के साथ भी वह उसकी सीमा से बच नहीं सकता था। यही कारण था कि उसे भयानक हथेली के निशान को तोड़ने के लिए डार्क शैडो तलवार और टाइम तकनीक रिवर्स स्लैश का सहारा लेना पड़ा। सौभाग्य से, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, हालांकि रिवर्स स्लैश केवल एक स्वर्ग चरण तकनीक थी, यह एक समय तकनीक के रूप में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली और रहस्यपूर्ण थी। डार्क शैडो स्वॉर्ड एक अर्ध दिव्य हथियार के साथ मिलकर यह मुश्किल से हथेली के निशान को कुचल सकता था। जैसे ही हथेली का निशान टूटा, एक आदरणीय आकृति शून्य से उभरी। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति था, जिसकी सही उम्र अनिश्चित थी। उसके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे और चेहरे पर झुर्रियां थीं। उसका शरीर झुका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें गहरी थीं, 2 ब्लैक होल की तरह जो सभी नज़रों को अवशोषित कर सकती थीं। उनका स्वरूप तुरंत ही संपूर्ण तारों भरे आकाश का केंद्र बिंदु बन गया। सारी आवाज़ें गायब हो गईं। सबकी नज़रें बूढ़े आदमी की ओर मुड़ गईं।
ऐसा लग रहा था मानो सब कुछ स्थिर हो गया हो, मानो पूरा स्थान उसके नियंत्रण में हो, जिससे ऐसा आभास हो रहा था कि जीवन और मृत्यु उसके हाथों में है। वांग टेंग का चेहरा बहुत उदास हो गया। उसे भी लगा कि वह इस बुजुर्ग के हाथों की कठपुतली है, जैसे कि बुजुर्ग की एक उंगली के इशारे से उसकी जान जा सकती है। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहाँ तक कि जब 5 प्रमुख परिवारों के शक्तिशाली व्यक्ति सामने आए, तब भी उन्होंने ऐसी भावना उत्पन्न नहीं की। वांग टेंग को महसूस हो रहा था कि वे भी शाश्वत अवस्था में थे, लेकिन दोनों पक्षों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। यह एक शाश्वत चरण शासक था। शाश्वत चरण विशेषज्ञों के बीच सबसे भयानक अस्तित्व देव चरण विशेषज्ञ बनने से केवल एक कदम दूर था। हेईशान रॉयल कबीले ने ऐसा शक्तिशाली योद्धा भेजा, यह विश्वास से परे था। वांग टेंग ने पहले भी अनंत अवस्था के शासकों का सामना किया था और उसने सच्चे देवताओं को भी देखा था, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसके प्रति कभी दुर्भावना नहीं दिखाई थी। इसलिए उसने कभी भी उनकी भयानक शक्ति को वास्तव में महसूस नहीं किया था। ये पहली बार था जब किसी शाश्वत अवस्था के शासक ने उसके प्रति अपनी दुर्भावना दिखाई थी। वांग टेंग को वास्तव में महसूस हुआ कि यह कितना भयानक था। असमानता बहुत बड़ी थी। उसके पास शाश्वत चरण के शासक का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ तक कि ड्यूक याहेंग, बी चुनरो, पियर्सन, शीर और अन्य लोग भी अपनी सांस रोककर उस बूढ़े व्यक्ति को अविश्वास से देखने लगे। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के भीतर ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति का अस्तित्व अकल्पनीय था। उन्हें इस पर विश्वास करना कठिन लगा। हालांकि ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सुना था कि उनके बीच कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति भी है। इस व्यक्ति की शक्ल सूरत उनकी समझ से कहीं ज्यादा थी। इस ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के साथ निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ थी। और वह युवक अभी क्या चिल्ला रहा था? एल्दहुई, एक साधारण ब्रह्मांड समुद्री डाकू समूह के लिए ऐसा शीर्षक असंभव था। जाहिर है कि उनकी एक और पहचान थी। एल्दहुई, क्या आप सचमुच हमें खत्म करने पर आमादा हैं? इसी समय 5 अंत्येष्टि तारों से 5 शाश्वत चरणीय आकृतियां आईं और गंभीर भावों के साथ बुजुर्ग व्यक्ति का सामना किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। बुजुर्ग व्यक्ति ने दूसरों पर कोई ध्यान नहीं दिया, न ही उसने 5 दफन सितारों के शक्तिशाली लोगों के सवालों का जवाब दिया। उसकी नज़र सीधे वांग टेंग पर पड़ी और उसने पूछा, तुम कौन हो, छोटे? उसका हाथ उसकी आस्तीन के भीतर छिपा हुआ था, लेकिन अगर किसी ने गौर किया होता तो उसे उसका हाथ थोड़ा कांपता हुआ दिखाई देता। घाव से खून बह रहा था। हालांकि किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खून उसकी हथेली पर नियंत्रित रहा, जिससे वह टपकने से रुक गया। घाव का इलाज चाहे जितना भी किया गया हो, ये ठीक होने से इनकार करता रहा। यह अविश्वसनीय रूप से भयानक लग रहा था। 5 प्रमुख परिवारों के शाश्वत मंचीय दिग्गजों के हाव भाव और भी बदसूरत हो गए, क्योंकि दूसरे पक्ष ने उन्हें पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। क्या ये शाश्वत मंच मार्केस और शाश्वत मंच शासकों के बीच की खाई थी? और आप कौन हैं? वांग टेंग ने ठंडी आवाज में पूछा। इस समय बात पीछे हटने की नहीं थी। अगर वह पीछे हट भी जाता तो दूसरा पक्ष उसे जीने का कोई मौका नहीं देता। इसलिए वह केवल हेईशान रॉयल कबीले के युवक की गर्दन पर डार्क शैडो तलवार रख सकता था। बस एक पल में वह दूसरे की जान ले सकता था। उसे विश्वास नहीं था कि दूसरा पक्ष उदासीन रह सकता है। अगर उन्हें वास्तव में परवाह नहीं होती तो बुजुर्ग प्रकट ही नहीं होते। और मैं कौन हूँ? बुजुर्ग ने कर्कश हंसी निकाली और कहा, बहुत समय हो गया जब किसी ने मुझसे मेरी पहचान के बारे में सीधे तौर पर पूछने की हिम्मत की हो, खास तौर पर आप जैसे ब्रह्मांड मंच के योद्धा ने। आप कई सालों में पहले व्यक्ति हैं। और फिर वांग टेंग ने उदासीनता से पूछा, क्या इतने लंबे समय तक जीना गर्व की बात है? तुम में बहुत साहस है, छोटे। बुजुर्ग ने वांग टेंग की ओर देखते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, मुझ में काफ़ी साहस है। जो लोग मेरे साहस की प्रशंसा करते हैं, आप पहले व्यक्ति नहीं हैं और आपकी ताकत सबसे बड़ी नहीं है। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? बुजुर्ग की आंखें हल्की सी चमकी जब वह कुछ देर तक वांग टेंग को देखता रहा, फिर अचानक मुस्कुराया। 5 प्रमुख परिवारों के शाश्वत मंच के शक्तिशाली लोग बिना किसी बाधा के बगल में देखते रह गए। इस बच्चे में वाकई असाधारण साहस था। हालांकि उसकी पहचान भी काफ़ी खास थी, शायद एल्दहुई को सावधान करने के लिए पर्याप्त थी। दूर से मार्शल योद्धाओं की युवा पीढ़ी ने अपनी आवाज़ पूरी तरह खो दी थी। ऐसी स्थिति में उनके पास बोलने का कोई मौका नहीं था और वे बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें थप्पड़ मारकर मार न दिया जाए। उन्होंने जटिल भावों के साथ वांग टेंग को देखा, न केवल आश्चर्य महसूस किया बल्कि अनैच्छिक प्रशंसा की भावना भी महसूस की। अद्भुत! ऐसे अत्यंत शक्तिशाली शाश्वत मंचीय महाशक्ति के सामने दूसरा व्यक्ति एक शब्द से ही उसकी जान ले सकता था, फिर भी वह इतनी निर्भीकता से जवाब देने का साहस करता था मानो वह दूसरे का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था। इस प्रकार का साहस असाधारण था। वे स्वयं को हीन भावना से ग्रसित होने से नहीं रोक सके। ड्यूक याहेंग, बी चुनरो और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा, गहरी सांस ली और स्थिति को देखते हुए केवल कड़वी मुस्कान बिखेरी।
वान टेंग ने शांति से बुजुर्ग की ओर देखा और कहा, यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा ही हो। इतना कहते ही चारों ओर पूर्ण शांति छा गई। अच्छे बनो, डरो मत, अपने बड़े को तुम्हें बचाने दो। एक, क्या वान टेंग एल्डरहुई को धमकी दे रहा था? निस्संदेह हाँ। उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। वह भी घबरा रहा था। एक शाश्वत अवस्था के शासक का सामना करते हुए वह धमकी देने के लिए शब्दों का सहारा लेने के अलावा और क्या कर सकता था? उन्होंने आशा व्यक्त की कि दूसरा पक्ष अकादमी मध्यस्थता एसोसिएशन के सदस्य के रूप में उनकी पहचान से सावधान रहेगा। लेकिन दूसरे लोग इसे इस तरह से नहीं देखते। वे वान टेंग को एक शाश्वत मंच इकाई को धमकी देने की हिम्मत करते देख आश्चर्यचकित थे। उसका साहस तो समझ से परे था। उसकी दुस्साहसता उनसे कम 10 गुना अधिक थी। हा 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 हा। एल्डरहुई अचानक जोर से हंस पड़े, मानो उन्हें कोई बहुत मजेदार बात मिल गई हो। वे बेकाबू होकर हंस पड़े। बहुत से लोगों ने मंच पर उनकी शाश्वत उपस्थिति को देखा। उन्हें हंसी में कोई उपहास नहीं सुनाई दिया, जैसे कि बुजुर्ग को कुछ वाकई मजेदार लगा हो। हालांकि ये जितना वास्तविक लग रहा था उतना ही इसमें शामिल व्यक्ति के लिए अपमानजनक महसूस हो रहा था, जिससे उनका चेहरा शर्म से जल रहा था। लोग वान टेंग की ओर अपना सिर घुमाने से खुद को रोक नहीं सके और पाया कि वह अत्यंत शांत था तथा एक दर्शक की तरह एल्डरहुई की हंसी को देख रहा था। मौन, हर कोई कुछ अवाक रह गया। खैर, उन्होंने इस आदमी की हिम्मत को कम करके आंका। उसे जरा भी शर्म महसूस नहीं हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन एक तरह से यह उनके आत्मविश्वास का भी प्रमाण था। आत्मविश्वास के बिना क्या कोई इतना शांत रह सकता है? एल्डरहुई ने पाया कि वह अब और हंसने में असमर्थ थे तथा उन्हें अकारण शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उससे पहले वाला बच्चा बहुत शांत था। उनकी शांति देखकर एल्डरहुई को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे एक व्यक्ति का शो कर रहे हों। एक शाश्वत मंचीय शक्ति के रूप में वह लंबे समय से बाहरी कारकों के प्रभाव से परे था। हालांकि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह अपने सामने मौजूद युवक से थोड़ा घबरा गया था। हंसना क्यों बंद करें? अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो थोड़ी देर और हंसते रहें। हम सब आपकी सुविधा के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वान टेंग ने कहा। एल्डरहुई अपनी आंख की कोरों को झपकाए बिना नहीं रह सके। उसकी निगाहें धीरे धीरे चारों ओर घूमी और सचमुच उसने अपने आसपास के लोगों के चेहरों पर अजीब भाव देखे। ये बच्चा, एल्डरहुई को अचानक वान टेंग को थप्पड़ मारकर मार डालने की इच्छा हुई। जब उसने वान टेंग को देखा तो उसकी आंखों में हत्या करने की इच्छा भर गई। धमाका! वान टेंग के मन में अचानक एक गर्जना गूंजी, जिससे उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। यह एक सनातन अवस्था वाले शासक की आभा थी। बहुत बड़ा। एड्स बाय पब फ्यूचर। राजसी। इसकी एक झलक मात्र से ही लोगों की सांसें रुक जाती थीं और उनका आध्यात्मिक सार अनियंत्रित रूप से कांपने लगता था, मानो टूटने के कगार पर हो। वान टेंग को अपने दिल में भारी बोझ महसूस हुआ और उसने तुरंत अपनी अडिगलीटिंग युद्ध चेतना और आदिम चेतना को प्रकट किया। धमाका! गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि गूंजी और अदम्यता तथा महिमा की भावना उमड़ पड़ी। उसी समय वहां एक प्राचीन और विशाल आभा थी, मानो प्राचीन काल से उतरकर शून्य को अभिभूत कर रही हो। इस क्षण ये दो अलग अलग आभाएं पूरी तरह से एक दूसरे में गुंथ गईं तथा उसके सामने स्थित शाश्वत मंचीय शक्ति केंद्र की आभा से भयंकर रूप से टकराने लगीं। उसके कानों में एक तीखी आवाज गूंजी और वान टेंग को लगा कि वह बंधन जो उसे बांधे हुए था पल भर में गायब हो गया। उसके शरीर ने नियंत्रण पा लिया, लेकिन वह लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे चला गया। यद्यपि उसकी आभा प्रतिद्वंद्वी की तरह शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी यह एक शाश्वत अवस्था की आभा थी, जो अद्वितीय आदिम चेतना के साथ मिलकर प्रतिद्वंद्वी की अवर्णनीय विशाल आभा का बमुश्किल प्रतिरोध कर पा रही थी। फिर भी उस भयावह आभा के कारण उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह भय से कांपने लगा। हाँ, एल्डरहुई ने हल्के से विस्मय से कहा, अनंत अवस्था की आभा। तुम सच में मुझे आश्चर्यचकित करती रहती हो, छोटी। पास में ही बैठे 5 प्रमुख परिवारों के दिग्गज उन पर नजर डाले बिना नहीं रह सके। उनकी आंखों में आश्चर्य के भाव झलक रहे थे। हालांकि वान टेंग की आभा एल्डरहुई से मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, लेकिन यह उनसे कम नहीं थी और यहां तक कि उनसे थोड़ा आगे भी लगती थी। ये युवक वास्तव में असाधारण था। इस समय वान टेंग ने अपनी नज़र एल्डरहुई पर टिका दी। उसके हाथ में तलवार अचानक चली और हेईशान रॉयल कबीले के युवक की गर्दन कट गई। उसने कहा, मत भूलो, ये बच्चा अभी भी मेरे हाथों में है। तुम देख सकते हो कि तुम्हारी गति तेज है या मेरी तलवार तेज है। एड्स बाय पब फ्यूचर। युवक की गर्दन से बहुत सारा खून बह गया क्योंकि उसकी मुख्य धमनी कट गई थी। अगर वह एक योद्धा न होता तो वह बहुत मुश्किल में पड़ जाता। बड़े हुई, मुझे बचाओ। हेईशान शाही कबीले का युवक डर के मारे चिल्लाया। इससे पहले कभी भी मौत उसे इतनी करीब महसूस नहीं हुई थी। अंततः उसे डर महसूस हुआ। युवक को एहसास हुआ कि वान टेंग वास्तव में एक दुष्ट सितारा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के काम किया और अगर एल्डरहुई अचानक प्रकट नहीं होते तो वह पहले ही मर चुका होता।
वह युवक अभी भी जीवित था क्योंकि वह वांग टेंग के लिए उपयोगी था। वह मरना नहीं चाहता था। वह हेशान शाही कबीले का गौरव था। वह अभी तक प्रमुखता तक नहीं पहुंचा था और उसका भविष्य उज्ज्वल था। वह यहाँ कैसे मर सकता था? वांग टेंग ने कहा, अच्छे बनो, डरो मत। अपने परिवार के बुजुर्गों से अपनी रक्षा करवाओ। हेशान शाही कबीले के युवा सब लोग। दूसरी बार एल्डर हुई का मुंह थोड़ा सा फड़क उठा, उनके चेहरे पर भावशून्य भाव था जब उन्होंने कहा, ये दूसरी बार है जब आपने मुझे धमकी दी है। आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। सनातन अवस्था के शासक कमजोरों की धमकियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सनातन अवस्था का माकेस भी मेरे सामने चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा का खतरा मेरे लिए हास्यास्पद है। बोलते समय उन्होंने धीरे से वांग टेंग की ओर इशारा किया, मानो वे अपने जीवन के अंतिम वर्षों में कोई बुजुर्ग व्यक्ति हों। तथापि धमाका, इस एक उंगली के साथ आसपास की जगह अचानक और हिंसक रूप से हिल गई। शून्य कांप उठा और अनगिनत दरारें उभर आईं। अनगिनत अपार शक्तियां सभी दिशाओं से एकत्रित होकर शून्य में एक बहुत बड़ी उंगली के रूप में प्रकट हुई जो वांग टेंग की ओर इशारा कर रही थी। उस पर उंगलियों के निशान कानून के जटिल रून में बदल गए, रहस्यमय और गहन। अच्छे बनो, डरो मत, अपने बड़े को तुम्हें बचाने दो। वांग टेंग ने स्वयं को एक स्थानिक नाकाबंदी में पूरी तरह से फंसा हुआ पाया जिससे वह मुक्त होने में पूरी तरह असमर्थ हो गया। यह शाश्वत चरण शासक की अंतरिक्ष पर महारत थी। वांग टेंग की वर्तमान स्थानिक हेरफेर क्षमताएं उसे केवल ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा की बाधाओं से मुक्त कर सकती थीं। अग्नि तत्व ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा, जिसका उसने पहले सामना किया था, एक प्रथम स्तरीय ब्रह्मांड चरण मार्शल योद्धा था, लेकिन उसकी ताकत बहुत अधिक थी, जो तीसरे स्तर के कई मार्शल योद्धाओं से भी अधिक थी। उनकी एकमात्र कमी अंतरिक्ष पर नियंत्रण की थी, जिसे सरल साधनों से हासिल नहीं किया जा सकता था। प्रतिभा के बिना अंतरिक्ष को समझना और उसमें महारत हासिल करना बेहद मुश्किल था। साधारण योद्धाओं को अंतरिक्ष में हेरफेर करने के लिए समझ और अभ्यास में काफी समय लगाना पड़ता था। कुछ लोगों ने अंतरिक्ष को तोड़ने या उसे कैद करने के लिए अपेक्षाकृत अल्पविकसित स्थानिक हस्तक्षेप विधियों का उपयोग करते हुए क्रूर बल का सहारा लिया। हालांकि वांग टेंग एक प्रतिभाशाली अंतरिक्ष योद्धा था, जिसने उसे अग्नि तत्व ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा द्वारा लगाए गए स्थानिक बाधाओं का विरोध करने की अनुमति दी। लेकिन अब एक शाश्वत मंच शक्ति का सामना करते हुए, विशेष रूप से उनमें से सबसे दुर्जय शासक का सामना करते हुए, वांग टेंग और उसके प्रतिद्वंद्वी के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। भले ही वह अपनी सभी स्थानिक क्षमताओं का उपयोग कर ले, लेकिन वह इस खाई को पार नहीं सकता था। इस समय वांग टेंग एक भी मांसपेशी नहीं हिला पा रहा था। उसका चेहरा बहुत गंभीर था। वह एक शाश्वत चरण शासक के सामने पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस कर रहा था, अपनी उंगली भी हिलाने में असमर्थ था। उसके हाथ में मौजूद डार्क शैडो तलवार ने एक करुण चीख निकाली, जो गतिहीन हो गई। तुम्हारी वह तलवार बुरी नहीं है, तुम इसे मुझे क्यों नहीं दे देते? एल्डर हुई ने बहुत पहले ही डार्क शैडो तलवार पर ध्यान दिया था, उसकी आंखों में एक दुर्लभ लालच झलक रहा था। एक अर्ध दिव्य हथियार। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस युवक के पास एक अर्ध दिव्य हथियार होगा, जो उसके पास भी नहीं था। लेकिन अब यह उसका था। जिसके पास रत्न है, वह उसके संरक्षण का दोषी है। अर्ध दिव्य हथियार ऐसी चीज नहीं थी जिसे एक ब्रह्मांड स्तर के योद्धा के पास होना चाहिए। बूढ़े कुत्ते, तुमने मेरे अर्ध दिव्य हथियार की लालसा की। वांग टेंग गुस्से से उबल पड़ा। अरे, उसने अपनी डार्क शैडो तलवार को गर्म भी नहीं किया था, फिर भी यह बूढ़ा आदमी पहले से ही उस पर नजर गड़ाए बैठा था। यह अपमानजनक था। बड़े हुई, ये बहुत ज्यादा है। 5 प्रमुख परिवारों के दुर्जय मार्शल योद्धा ये दिखावा नहीं कर सकते थे कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। वे गड़गड़ाहट की आवाज के साथ दौड़े। धमाका, एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका, गड़गड़ाहट। उनके भीतर से ऊर्जा का एक भयानक उफान फूट पड़ा। एक शाश्वत अवस्था शासक की उपस्थिति का सामना करते हुए वे थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये पहले से ही काफी अच्छा था कि वे वांग टेंग को बचाने में सक्षम थे। उनके पास जीतने का कोई मौका नहीं था। हम 5 शाश्वत चरण की माकेस मेरे सामने अभद्रता करने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं? मैंने पहले सिर्फ तुम्हें अनदेखा करने का फैसला किया था। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं करूंगा? एल्डर हुई ने ठंडी आवाज में कहा। अचानक उसका दूसरा हाथ 5 प्रमुख परिवारों के 5 शाश्वत चरण की शक्तियों की ओर बढ़ा। एक और भयानक हथेली का निशान फिर से प्रकट हुआ, जो पिछले वाले से भी अधिक भयावह था, जिसने तारों वाले आकाश को ढक लिया था और 5 प्रमुख परिवारों के 5 शाश्वत चरणीय शक्तियों पर दबाव डाला था, जिससे उनके भावों में थोड़ा परिवर्तन हो गया था। धमाका, 5 प्रमुख परिवारों के 5 शक्तिशाली लोगों ने अब वांग टेंग पर ध्यान नहीं दिया। उनके हाव भाव अत्यंत गंभीर थे क्योंकि उन्होंने संयुक्त रूप से अपने सबसे शक्तिशाली हमलों को ऊपर की ओर बढ़ाया। धमाका, वे सभी 5 प्रमुख परिवारों की सबसे शक्तिशाली तकनीकों का प्रदर्शन करते थे। तकनीकें शाश्वत अवस्था तक पहुंच गईं और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं क्योंकि इसमें शाश्वत शक्ति समाहित थी।
उनके पीछे ऐसा लग रहा था मानो कोई दिव्य साम्राज्य उभर आया हो, जो तीव्र प्रकाश बिखेर रहा हो, जिसने तारों वाले आकाश को रोशन कर दिया हो। हथेली के निशान, मुट्ठी के निशान, तलवार की रोशनी, ब्लेड की चमक। उसी समय 5 अलग अलग रूपों में हमले हुए, जो तारों से भरे आकाश में हुए और हथेली के निशान पर बमबारी कर रहे थे। हेंगजांग मो, गुइजांग यान, यिजांग शिनुओ और अन्य लोगों की आंखें विस्मय और सदमे से भर गईं। यहाँ तक कि वे 5 प्रमुख परिवारों के विलक्षण लोग कभी भी अपने सनातन अवस्था के पूर्वजों को हमला करते नहीं देख पाए थे। दुर्भाग्यवश यह इन परिस्थितियों में हुआ। शाश्वत अवस्था के शासक के भयानक हस्त चिन्ह के सामने 5 प्रमुख परिवारों के 5 शाश्वत अवस्था के शक्तिशाली लोगों के संयुक्त प्रयास भी नुकसान में पड़ गए। इस बीच हेंगजांग चुवान, यिजांग बाय और 5 प्रमुख परिवारों के अन्य ब्रह्मांड मंच के शक्तिशाली लोगों ने इस दृश्य को देखा। उनके भाव अत्यंत गंभीर और चिंता से भरे हुए थे। उनके कबीले के शाश्वत चरण के शक्तिशाली लोग अंततः मां के स्तर पर ही थे, जबकि प्रतिद्वंद्वी एक शासक था। अन्यथा वे शुरू से ही इतने आशंकित नहीं होते। अब जब वे आक्रमण करने को विवश थे, तो उन्हें केवल यही आशा थी कि उनके कबीले के शाश्वत मंचीय मार्क्वेस इस आक्रमण का सामना कर सकेंगे। धमाका! 5 शक्तिशाली हमले हथेली के निशान पर हुए, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ, जो शेष बचे बल के साथ तारों वाले आकाश में फैल गया। 5 प्रमुख परिवारों के 5 शाश्वत मंच के शक्तिशाली लोगों को खून की खांसी और काफी चोटें लगने के कारण पीछे हटना पड़ा। उस समय वान तेन के लिए उनकी चिंता भूल गई थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस बीच दूसरी तरफ वान तेंग ने अपनी आंखों में अफसोस के भाव के साथ इस दृश्य को देखा। हालांकि उसके पास उस मामले पर विचार करने के लिए समय नहीं था। ऊपर की उंगली एक जोरदार धमाके के साथ नीचे गिरी और शून्य को कुचल दिया। उस पर अंतहीन दबाव पड़ने लगा, जिससे वान तेंग के शरीर पर दरारें पड़ गईं। खून बहने लगा। वान तेंग की आंखें लाल हो गईं। वह दिल में दहाड़ उठा। प्राचीन भगवान का शरीर सक्रिय। सच ड्रैगन लड़ाई काया सक्रिय करें। पंचतत्व दिव्य काया सक्रिय। अल्पविराम। एक एक करके अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शरीर तुरंत उसके द्वारा सक्रिय हो गए। प्राचीन देवता की काया सक्रिय हो गई और उसके माथे पर एक गहरा सुनहरा पैटर्न दिखाई दिया। उसके भीतर खून उमड़ पड़ा और एक भयंकर गर्जना निकली। सक्रियण के साथ एक शक्तिशाली बल आया, जो वान तेंग के पूरे शरीर को प्रभावित करता हुआ छठे क्षेत्र की शक्ति तक पहुंच गया। ट्रू ड्रैगन बैटल फिजिक सक्रिय हो गया था। 3 तरह की दिव्य लपटें बाहर निकलीं, फिर अचानक सिकुड़ गईं और उसके शरीर पर ज्वाला के गुच्छों में संघनित हो गईं। यह एक अजीबोगरीब नजारा था। इन शारीरिक शक्तियों के सक्रिय होने से वान तेंग की शक्ति में जबरदस्त उछाल आया। प्राचीन भगवान की शारीरिक शक्ति की नींव पर निर्माण करते हुए उसने 9वें क्षेत्र की शक्ति की बेड़ियों को तोड़ दिया। फिर पंचतत्व दिव्य शरीर सक्रिय हुआ। इस नवर्जित संविधान ने अचानक अपनी उपयोगिता सिद्ध कर दी। वान तेंग के शरीर के भीतर 5 अंगों से दिव्य चमक निकली, क्योंकि उनमें शक्ति प्रवाहित हुई, जिससे अंगों के भीतर 5 चक्करदार भंवर बन गए। इसके परिणामस्वरूप अकल्पनीय परिवर्तन हुए, क्योंकि भयानक शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई। ये 5 अंग 5 विद्युत मोटरों जैसे थे, जो लगातार अजीब शक्ति उत्पन्न कर रहे थे। धमाका! वान तेंग को अचानक अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ। उसके अंदर एक अकल्पनीय परिवर्तन आया। 10वीं क्षेत्र शक्ति। पहली बार उन्होंने ब्रह्मांडीय मंच की सीमाओं को तोड़ दिया और 10वीं क्षेत्र शक्ति तक पहुंच गए। यह अविश्वसनीय रूप से भयानक था। पूरे इतिहास में बहुत कम लोग इस सीमा को पार करने और सच्ची 10वीं क्षेत्र शक्ति प्राप्त करने में कामयाब रहे, फिर भी वान तेंग ने इसे हासिल किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। यदि वह अभी 9वें स्तर के स्वर्ग चरण के मार्शल योद्धा का सामना कर रहा होता, तो वह केवल अपनी शारीरिक शक्ति के बल पर उनसे मुकाबला भी कर सकता था। दुर्भाग्यवश वह एक शाश्वत अवस्था वाले अस्तित्व का सामना कर रहा था। वान तेंग ने महसूस किया कि उसकी मांसपेशियां असाधारण रूप से मजबूत हो रही हैं, उसके सिर के ऊपर का दबाव काफी कम हो रहा है, तथा उसके शरीर के घाव भी तेजी से ठीक हो रहे हैं। एल्डर हुई ने एक बार फिर अपनी भौहें सिकुड़ी। उनकी आंखों में आश्चर्य झलक रहा था। कितनी शक्तिशाली शारीरिक शक्ति! इस युवक के तरीके सचमुच कल्पना से परे थे। सबसे पहले उसके पास 3 प्रकार की दिव्य ज्वालाएं थीं, और उनमें से एक प्रकाश तत्व दिव्य ज्वाला भी थी। ये हेशान शाही कबीले के लिए असहनीय अस्तित्व था। फिर एक अत्यंत दुर्लभ अंतरिक्ष प्रतिभा, जिसका सामना उसने पहले कभी नहीं किया था। ऐसी प्रतिभा सचमुच स्वर्ग विरोधी थी। यदि उसे पोषित किया गया तो वह भविष्य में एक शाश्वत शासक बन जाएगा, एक अजेय शासक जिसका वह सीधे सामना करने का साहस नहीं कर सकेगा। इसके बाद एक विशेष रूप से भयानक हमला हुआ, जिससे उनकी हथेली घायल हो गई तथा घाव भरने में असफल रहा। वह ये भी नहीं समझ पाया कि यह किस प्रकार की तकनीक थी। इसके अलावा वहां एक अर्ध दिव्य हथियार की उपस्थिति थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जो ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा के पास होनी चाहिए। इसके बाद शाश्वत अवस्था आभा थी। ये युवक स्पष्ट रूप से एक ब्रह्मांड अवस्था मार्शल योद्धा था।
उसने साधना कैसे की? अब उन्होंने ऐसी भयानक शारीरिक शक्ति प्रदर्शित की। इनमें से प्रत्येक पहलू सचमुच अविश्वसनीय था। उन्होंने पहले कभी किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास इतनी दुर्लभ विधियां और प्रतिभाएं नहीं देखी थीं। यह अवास्तविक था। ऐसी प्रतिभा और ताकत के साथ, यहाँ तक कि उनके हीशान रॉयल कबीले के प्रतिभाशाली हीशान गान भी उनकी तुलना नहीं कर सकते थे। नहीं, ये कहा जाना चाहिए कि किसी भी पहलू में ईशान गण अतुलनीय था। ये बात बहुत ही विचलित करने वाली थी, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि यह सच था। हालांकि वान टेंग की प्रतिभा और क्षमताएं जितनी असाधारण थीं, उसे मारने का उसका इरादा उतना ही मजबूत होता गया। इस बच्चे को मरना ही होगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। शुरू में उन्होंने हेईशान गण के प्रतिद्वंद्वी के रूप में वान टेंग को अपने पास रखने पर विचार किया था, लेकिन अब वे वान टेंग को खत्म करने के लिए मजबूर महसूस कर रहे थे। अन्यथा वह निस्संदेह हीशान शाही कबीले के लिए एक दुर्स्वप्न बन जाएगा। टेंग का पागलपन। एल्डर हुई ने आत्मसमर्पण कर दिया। एल्डर हुई के मन में वान टेंग को मारने का विचार आया। कई अनंत मंच के शक्तिशाली योद्धा भी उसमें ऐसी घबराहट पैदा करने में विफल रहे। फिर भी इस ब्रह्मांड मंच के योद्धा ने अनायास ही उसके दिल को दहला दिया। वह अपनी हत्यारी मंशा को छिपा नहीं सका। धमाका। एल्डर हुई ने एक ही इशारे से दबाव डाला, जिससे शून्य में दबाव बढ़ गया। विशाल उंगली और भी तेजी से नीचे उतरी और सीधे वान टेंग के सिर के ऊपर आ गई। छींटे छींटे। वान टेंग के शरीर पर घाव अभी भी ठीक होने की प्रक्रिया में थे और एक बार फिर से खुल गए, खून बहने लगा। आखिरकार उसका शरीर इस तरह के भयानक हमले का सामना नहीं कर सका। पुराना कुत्ता। वान टेंग के काले काले बाल हवा में लहरा रहे थे और वह अपनी किस्मत को स्वीकार करने से इनकार करते हुए दहाड़ रहा था। उसका पूरा अस्तित्व बल के साथ फूट पड़ा, जो उसे बांधे हुए बंधनों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर भी उन्होंने ब्रह्मांड चरण सीमा के महत्व को कम करके आंका। यह इतिहास में अनगिनत शक्तिशाली व्यक्तियों से प्राप्त मानक था। अनेक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति इस सीमा का उल्लंघन करने में असफल रहे, जिससे ये संकेत मिलता है कि ब्रह्मांडीय स्तर की दहलीज के रूप में इसकी अनुल्लंघनीयता है। वान टेंग का मानना था कि पंचतत्व दिव्य शरीर के सशक्तिकरण से वह इस सीमा को तोड़ सकता है, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि यह बिल्कुल भी आसान नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। यहाँ तक कि अपने 5 तत्व दिव्य शरीर के साथ उनकी शक्ति केवल 10वें क्षेत्र की शक्ति के शिखर तक पहुंची, उस सीमा को लांघने के लिए संघर्ष करती रही। तथापि कदम मौत के आसन खतरे के सामने अनिच्छा से भरा हुआ वान टेंग पागलपन की स्थिति में पहुंच गया। एक जोरदार गर्जना के साथ उसके शरीर की विभिन्न विशेषताएं अपनी चरम सीमा तक पहुंच गईं। स्वूश। वान टेंग का खून उसकी नसों में पारे की तरह बह रहा था, उसके अस्तित्व के हर रेशे में बह रहा था। संभवतः ये जीवन और मृत्यु का मंडराता खतरा था जिसने प्राचीन देव के शरीर की अभूतपूर्व क्षमता को उन्मुक्त कर दिया। या शायद यह विभिन्न गुणों का सम्मिश्रण था जो एक अजीब और अज्ञात परिवर्तन को उत्प्रेरित कर रहा था, जिसके कारण उनके प्राचीन देवता का शरीर रूपांतरित हो गया। अचानक वान टेंग के माथे के मध्य से चमकदार सुनहरी रेखाएं फूट पड़ीं, जिससे प्रकाश का एक शानदार स्तंभ निकला जो शून्य को भेदता हुआ बाहर आ गया। धमाका। प्रकाश का सुनहरा स्तंभ अंतरिक्ष को चीरता हुआ प्रतीत हो रहा था तथा शून्यता से एक विशाल आकृति प्रकट कर रहा था। यह आकृति ऊंची और प्रभावशाली थी, किसी भी खगोलीय पिंड से बड़ी, शून्य में एक विशालकाय वस्तु की तरह खड़ी थी जिसने आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर दिया था। एकमात्र खेदजनक पहलू यह था कि आकृति अत्यंत अस्पष्ट थी, जिससे देखने वालों के लिए उसकी विशेषताएं अस्पष्ट हो गईं। ये है। भीड़ अपने सामने के दृश्य को देखकर आश्चर्य से दंग रह गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय एल्डर हुई अब अपना शांत चेहरा नहीं रख पाए। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वे उस विशाल आकृति को घूरने लगे और अविश्वसनीय रूप से 2 शब्द बोले, प्राचीन भगवान। एक शाश्वत चरणीय शासक के रूप में उनका ज्ञान व्यापक था, जिससे वह अपने सामने उपस्थित विशालकाय आकृति की वास्तविक प्रकृति को तुरंत पहचान लेते थे। फिर भी ठीक इसी वजह से उनकी आंतरिक उथल पुथल और भी गहरी हो गई। ये बहुत समय से लुप्त प्राचीन देव जाति की छाया थी। विशाल ब्रह्मांड में अनंत युगों में प्राचीन देव जाति निस्संदेह एक अत्यंत शक्तिशाली प्राचीन जाति थी, फिर भी यह इतिहास के पन्नों में लुप्त हो गई और अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि हेशान शाही कबीले के पास भी प्राचीन देवताओं के बहुत कम अभिलेख थे। और अब ये लड़का प्राचीन देवताओं की छाया को बुलाने में कामयाब हो गया था। उसका शरीर कैसा था? दहाड़, चीख। इससे पहले कि एल्डर हुई कुछ और सोच पाते, ड्रैगन की गूंजती दहाड़ अचानक हवा में गूंज उठी। वान टेंग के शरीर को ढके ड्रैगन के तराजू से झुलसती हुई तिरंगी लपटें निकल रही थीं, जो उसके चारों ओर घूम रही थीं। धमाका। एक बार फिर शून्य कांप उठा और एक और विशाल छाया उभरी। एक सच्चा ड्रैगन। यह एक भयानक वास्तविक ड्रैगन छाया थी जो प्रकट हुई और प्राचीन देवता की छाया के चारों ओर चक्कर लगाने के बाद उसके रूप के चारों ओर कुंडली मार ली।
एक बार फिर देखने वाले लोग दंग रह गए, उनके मुंह खुले रह गए मानो रेत के बोरे के आकार की मुट्ठी उनके अंदर समा सकती हो। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक असली ड्रैगन छाया। एल्डर हुई की अभिव्यक्ति तेजी से बदल गई, उनका दिमाग स्थिति की अविश्वसनीयता को समझने में असमर्थ था। एक प्राचीन देवता की छाया पर्याप्त नहीं थी, अब एक असली ड्रैगन छाया प्रकट हुई थी। क्या ये लड़का सबसे शक्तिशाली प्राचीन जातियों को बुलाने का प्रयास कर रहा था? निस्संदेह सच्चे ड्रैगन भी अत्यंत शक्तिशाली प्राचीन प्राणी थे। इसके साथ ही वांग टेंग के भीतर 5 तत्वों वाली दिव्य काया ने चमकदार चमक के साथ विस्फोट किया, जिससे आसपास का वातावरण जगमगा उठा। उसके अपरिष्कृत अंगों के भीतर की ऊर्जा, जिसका पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया था, एक बार फिर आंशिक रूप से परिष्कृत हो गई। धमाका। वांग टेंग के 5 अंगों से एक तेज गर्जना की आवाज गूंजी, जो 5 सितारों की तरह चमक रही थी। आश्चर्यजनक रूप से वांग टेंग की शक्ति एक बार फिर बढ़ गई। वांग टेंग के सिर के ऊपर अचानक 5 विशाल भंवर प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक एक अलग रंग प्रदर्शित कर रहा था और प्राचीन देवता की छाया को घेरते हुए असीम चमक बिखेर रहा था। इस समय 5 प्रमुख परिवारों के सभी योद्धाओं के रक्त में हलचल महसूस हुई। 5 तत्व दिव्य काया। 5 प्रमुख परिवारों के कई शाश्वत चरण के योद्धा आश्चर्यचकित होकर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। वे अब खुद को रोक नहीं पाए। उनके हाव भाव पूरी तरह बदल गए। पहले की 2 घटनाओं को देखकर हुए सदमे की तुलना में इन 5 भंवरों के प्रकट होने से उनका आश्चर्य और बढ़ गया। उनसे बेहतर कोई नहीं समझ पाया कि ये निस्संदेह 5 तत्व दिव्यकाया थे। यह उस पूर्वज की सबसे जबरदस्त प्रतिभा थी जिसने 5 प्रमुख परिवारों की स्थापना की थी। उनके परिवारों के योद्धाओं की प्रत्येक पीढ़ी ने अपने पूर्वजों के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए अपने जीवन भर के प्रयास किए तथा आशा व्यक्त की कि वे इस प्रतिभा को एक बार फिर से प्रकट होते देखेंगे। दुर्भाग्यवश इन सभी वर्षों में कोई भी सफल नहीं हुआ, और अब पंचतत्व दिव्य काया अप्रत्याशित रूप से एक बाहरी व्यक्ति के शरीर में प्रकट हुई। ये बिल्कुल बेतुका था। 5 प्रमुख परिवारों के सनातन अवस्था विशेषज्ञों को इस वास्तविकता को स्वीकार करना कठिन लगा। उनका तो कहना ही क्या, हेंगजांग चुवान, गुइजांग फैंग, यिजांग बाय और परिवार के दूसरे मुखियाओं ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने वांग टेंग के पीछे 5 भंवरों को देखा, उनके दिल जटिल भावनाओं से चरम सीमा तक भर गए। टेंग का पागलपन। एल्डर हुई ने आत्मसमर्पण कर दिया। 2 हेंगजांग मो, गुइजांग यान और अन्य युवा मार्शल योद्धा भी हैरान थे। वे जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। 5 तत्व दिव्य काया। 5 पूर्वज 5 तत्व दिव्य शरीर के बारे में बात कर रहे थे। क्या यह उनके परिवारों की सबसे मजबूत प्रतिभा नहीं थी? ऐसी प्रतिभा वास्तव में अस्तित्व में थी। पहले वे इसे महज किंवदंती मानते थे। जब तक उन्होंने अपने पूर्वजों के खेतों में 5 शाश्वत चरण के अंत नहीं देखे, तब तक वे इस पर कुछ हद तक विश्वास नहीं कर पाए। दुर्भाग्य से उन्हें वे 5 शाश्वत चरण के अंत कभी नहीं मिले और यह अफवाह पुष्टि रही। अब जब ये दृश्य सामने आ गया है तो पूर्वजों के साक्ष्य भी साथ आ गए हैं। उनके पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि पंचतत्वीय दिव्य शरीर सचमुच अस्तित्व में है। अब जबकि वांग टेंग ये प्रतिभा प्रदर्शित कर रहा था, तो क्या वह सचमुच उन 5 अमर अंगों से अपने परिवार की प्रतिभा विरासत में प्राप्त कर सकता था? यह अविश्वसनीय था। हेंगजांग मो और अन्य लोग हैरान और ईर्ष्यालु थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह उनके परिवार की सबसे बड़ी प्रतिभा थी, फिर भी इसे किसी बाहरी व्यक्ति ने हासिल किया था। वे इसे अपने दिल में कैसे स्वीकार कर सकते थे? 5 तत्व दिव्य काया। एल्डर हुई की निगाहें अविश्वास से चमक उठीं। ये कैसे संभव है? भले ही इस लड़के ने उन 5 शाश्वत चरणीय विसरा को प्राप्त कर लिया हो, फिर भी उसके पास इस तरह की प्रतिभा नहीं होनी चाहिए। उसके पास ये प्रतिभा क्यों है? क्या ये हो सकता है? धमाका। जैसे ही सभी लोग आश्चर्य में डूबे, वांग टेंग की आंखों से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा, मानो उसने किसी प्रकार की बेड़ियां तोड़ दी हों। 11वें क्षेत्र की शक्ति। वास्तव में इस समय वांग टेंग ने आश्चर्यजनक रूप से ब्रह्मांड चरण की सीमा को तोड़ दिया था और 11वीं क्षेत्र शक्ति तक पहुंच गया था। इस प्रकार की शक्ति कम से कम कहें तो भयावह थी, और यह ऐसी चीज थी जो ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धाओं के बीच बिल्कुल भी मौजूद नहीं हो सकती थी। यहाँ तक कि वांग टेंग के गुरु ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि वह ब्रह्मांड के चरण की सीमा को तोड़ सकता है। ये बिल्कुल असंभव था। लेकिन असंभव घटित हो गया था। वांग टेंग की आंखें दिव्य प्रकाश से चमक उठीं और उसने महसूस किया कि उसका शरीर फिर से हिलने में सक्षम है। खुशी ने उसकी आंखों को चमका दिया और बिना किसी दूसरे विचार के उसकी निगाहें बर्फीली हो गईं। एक भयंकर दृढ़ संकल्प उसकी आंखों में चमक गया जब उसने डार्क शैडो तलवार को निर्दयता से हेशान रॉयल कबीले के युवक के दिल में घुसा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एल्डर हुई ने कभी भी ऐसी घटना की उम्मीद नहीं की थी। क्रोध से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाया, बुरी बात, देखते हैं कि मैं ऐसा करने की हिम्मत कर सकता हूं या नहीं। वांग टेंग की अभिव्यक्ति क्रूर हो गई।
हाथ में डार्क शैडो तलवार लेकर उसने दूसरे पक्ष को प्रतिक्रिया करने का मौका दिए बिना उसे भयंकर रूप से आगे बढ़ाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शाश्वत चरण के शासक वास्तव में भयानक थे। वान टेंग ने मुश्किल से ही कोई रास्ता निकाला था। अगर उसे फिर से नियंत्रित किया गया तो उसके पास कोई मौका नहीं होगा। छींटे। डार्क शैडो तलवार तुरंत ही हेशान रॉयल कबीले के युवक की छाती में घुस गई। खून की एक धार लाल रंग की धार की तरह निकली। ओह! हेशान शाही कबीले के युवक ने अपनी आंखें चौड़ी की, एक करुण चीख निकाली, लेकिन अचानक चीख बंद हो गई। किनारे पर फेंकी गई मछली की तरह वह सांस के लिए हौंफने लगा। वह अभी मरा नहीं था। दिल छिद जाने के बाद भी वह जिंदा था। ब्रह्मांड स्तर के योद्धा की शक्ति ऐसी ही होती है। जब तक उनका पूरा शरीर नष्ट नहीं हो जाता, उनका आध्यात्मिक रूप पूरी तरह से बिखर नहीं जाता, वे तुरंत नष्ट नहीं होते। लेकिन दिल में छेद होने के कारण हेशान शाही कबीले का ये युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी जान तेजी से चली गई। समय पर उपचार के बिना उसकी मृत्यु अवश्यंभावी थी। एल्डर हुई का चेहरा क्रोध से जल उठा जब उनकी नज़र वान टेंग पर पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी गलती करेगा जिससे इस लड़के को अवसर का फायदा उठाने और हिशानगण के जीवन को समझने का मौका मिल जाएगा। अब उसके लिए फिर से कोई कदम उठाना इतना आसान नहीं होगा। वान टेंग को हेशानगण की जान पूरी तरह से लेने के लिए बस एक पल की जरूरत थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस दृश्य ने सभी को अचंभित कर दिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वे इसे समझ ही नहीं पाए। शाश्वत चरण शासक के दबाव में वान टेंग एक अंतर खोजने में कामयाब रहा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी तलवार बंधक के दिल में घोंप दी। निर्णायक, निर्दयी। वान टेंग की कार्यशैली ने हर किसी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यदि वे वान टेंग की जगह होते तो ड्यूक याहिंग और बी चुनरो जैसे विश्वस्तरीय मार्शल योद्धा भी यह कहने की हिम्मत नहीं करते कि वे वान टेंग की तरह निर्णायक और निर्दयी हो सकते हैं। ये तथ्य कि वह युवक एक शाश्वत अवस्था शासक के हस्तक्षेप को भड़का सकता था, उसकी महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता था। यदि वे होते तो उस क्षणभंगुर क्षण में वे संकोच के आगे झुक जाते। लेकिन वान टेंग ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। मजबूत मानसिकता के बिना ये लक्ष्य हासिल करना असंभव था। बूढ़े कुत्ते। वान टेंग की सांसें भारी थीं और उसकी आंखों में रक्तवाहिकाएं दिखाई दे रही थीं। उसने एल्डर हुई को ठंडेपन से देखा। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट खेल रही थी। मुस्कुराहट जल्दी ही उसके चेहरे पर फैल गई। एल्डर हुई का मजाक उड़ाते हुए, मैं अभी भी तुमसे तेज हूं। एल्डर हुई के चेहरे की मांसपेशियां अनायास ही फड़कने लगी। उनकी निगाहें बर्फीली हो गईं और वे वान टेंग को घूरने लगे, लेकिन उनमें कोई भावना नहीं दिख रही थी। मदद करो, मेरी मदद करो। हेशान शाही कबीले का युवक हताश होकर एल्डर हुई के पास पहुंचा। उसकी आवाज कर्कश और कमजोर थी। वह मदद की गुहार लगा रहा था। वह मरना नहीं चाहता था। एल्डर हुई की नज़रें थोड़ी झपक रही थीं, लेकिन उनका हाव भाव शून्य था। कोई नहीं बता सकता था कि वे क्या सोच रहे थे। अपनी उंगली मेरे सिर के ऊपर ले जाओ, इससे मुझे असहजता हो रही है। वान टेंग ने एल्डर हुई की ओर देखा, धीरे से अपने हाथ में डार्क शैडो तलवार घुमाते हुए। तुरंत युवक की छाती से खून बहने लगा। इस दृश्य को देखकर कई लोग अपनी आंखें झपकाए बिना नहीं रह सके। जुओगो, ची यी, गुइजांग यान और अन्य युवा प्रतिभाशाली लोगों ने वान टेंग के चेहरे पर मुस्कान और उसके हाथों की हरकतों को देखा। उनकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडक दौड़ गई जो उनके दिमाग में चुभ गई। निर्दयी, ये सचमुच एक क्रूर व्यक्ति था। एल्डर हुई बोले बिना न रह सके। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह अपने से पहले वाले लड़के से हार चुका है। वह हेशानगान को मरते हुए नहीं देख सकता था। निश्चित रूप से वान टेंग के मुंह के कोने पर एक मुस्कान की झलक दिखी। एल्डर हुई ने अपनी आंखें बंद कर लीं, हाथ हिलाया और सिर के ऊपर से उंगली घुमाई। अंत में उसने दांत पीसते हुए कहा, उसे छोड़ दो और मैं गारंटी दे सकता हूं कि मैं तुम्हारे खिलाफ फिर से कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। 5 प्रमुख परिवारों के शाश्वत चरण योद्धाओं ने जटिल भावों के साथ वान टेंग को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह एल्डर हुई को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर कर देगा। अन्य लोगों ने भी अपनी नज़रें वान टेंग की ओर घुमा लीं। पर्याप्त नहीं, वान टेंग ने ठंडे स्वर में कहा। तुमने मुझ पर हमला किया जिससे मैं लगभग मर ही गया, और तुम सोचते हो कि तुम इसे ऐसे नज़रअंदाज कर सकते हो जैसे कुछ हुआ ही न हो। इतने सालों तक जीने के बाद भी तुम बहुत भोले हो। लोग पहले से ही सदमे से सुन्न थे। यहाँ तक कि एल्डर हुई ने भी नरमी दिखाई थी, फिर भी यह आदमी संतुष्ट नहीं था और समझौता करना चाहता था। ये किस प्रकार का व्यक्ति था? तुम क्या चाहते हो? एल्डर हुई ने अपने क्रोध को दबाते हुए दांत पीसते हुए पूछा। सबसे पहले, मेरी मानसिक पीड़ा, शारीरिक दर्द और मेरी शक्ति की कमी के लिए मुझे मुआवजा दो। वान टेंग ने शांति से मुआवजे की फीस की एक सूची बताई। हर किसी को अपने होठों के कोनों में कांपता हुआ महसूस हुआ। एड्स बाय पब फ्यूचर, बल ह्रास शुल्क, शारीरिक पीड़ा शुल्क। वह ऐसा कैसे सोच पाया? 100 कैश कॉइन्स। एल्डर हुई ने अभी भी अपनी आंखें बंद रखीं,
खुद को वांग टेंग की ओर न देखने के लिए मजबूर किया। उसे डर था कि कहीं वह नियंत्रण खो न दे और उसे मारने की कोशिश न करे। 600 अराजकता सिक्के, वांग टेंग ने सीधे कहा। आप बहुत ज्यादा मांग कर रहे हैं। एल्डर हुई ने कहा। अगर मैं 600 कहता हूं तो ये 600 ही होगा। आप भुगतान न करने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन मैं उसे मार भी सकता हूं। वांग टेंग ने शांति से कहा। ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगा। एल्डर हुई ने अपना हाथ हिलाया और एक थैला वांग टेंग की ओर उड़ गया। 5 प्रमुख परिवारों के वरिष्ठ, क्या आप पैसे गिनने में मेरी मदद कर सकते हैं? वांग टेंग ने बैग की ओर हाथ नहीं बढ़ाया, बल्कि 5 प्रमुख परिवारों के शाश्वत चरण के मार्शल योद्धाओं को देखा। उनमें से कुछ लोग अवाक रह गए, लेकिन फिर भी उन्होंने बैग लिया और उसे गिना। उन्होंने उसे वांग टेंग की ओर फेंक दिया और सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं है। वांग टेंग ने इसे स्वीकार कर लिया और कहा, दूसरी बात, मुझसे माफी मांगो और एक आत्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करो जिसमें वादा करो कि तुम मुझ पर दोबारा हमला नहीं करोगे। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। एल्डर हुई ने आखिरकार अपनी आंखें थोड़ी सी खोली और कहा, आप चाहते हैं कि मेरे जैसा एक शाश्वत चरण का शासक आपसे माफी मांगे? बच्चे, क्या आप ज्यादा आगे नहीं जा रहे हैं? दूसरों को भी यह अनुरोध थोड़ा ज्यादा लगा। एक शाश्वत चरण का शासक एक ब्रह्मांड चरण के योद्धा से माफी कैसे मांग सकता है? वांग टेंग अहंकारी लग रहा था। मेरी शर्तें लागू हैं। माफी मांगना या ना मांगना यह आप पर निर्भर है, वांग टेंग ने शांति से कहा। तीसरी बात, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि जब तक तुम आगे हो तब तक काम छोड़ दो। एल्डर हुई ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ ली कि वांग टेंग की तीसरी शर्त थी। तीसरी बात, तुमने पहले भी मेरा हथियार छीनने की कोशिश की थी, जिससे मैं चिढ़ गया था। इसलिए तुम्हें मुझे बराबर ग्रेड का हथियार देकर मुआवजा देना होगा। वांग टेंग ने उसकी उपेक्षा की और आगे कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। एल्डर हुई के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। यह मांग अपमानजनक थी। वह उसकी भरपाई कैसे करेगा? दूसरों के हाव भाव अजीब हो गए। उन्होंने एल्डर हुई के शब्द पहले ही सुन लिए थे। वांग टेंग के हाथ में जो साधारण हथियार था वह एक अर्ध दिव्य हथियार निकला। अब वांग टेंग चाहता था कि एल्डर हुई उसे उसी स्तर का हथियार देकर उसकी भरपाई करे। क्या ये बहुत ज्यादा मांग नहीं थी? वह एक अर्ध दैवीय हथियार था। अगर उसके पास होता तो वह इस बच्चे का हथियार छीनने के बारे में नहीं सोचता। वह उसकी भरपाई कैसे करेगा? दूसरों के हाव भाव अजीब हो गए। उन्होंने एल्डर हुई के शब्द पहले ही सुन लिए थे। वांग टेंग के हाथ में जो साधारण हथियार था वह एक अर्ध दिव्य हथियार निकला। अब वांग टेंग चाहता था कि एल्डर हुई उसे उसी स्तर का हथियार देकर उसकी भरपाई करे। क्या ये बहुत ज्यादा मांग नहीं थी? चौथी बात, वांग टेंग ने आगे कहा। बस बहुत हो गया। एल्डर हुई की आंखें सिकुड़ गईं, वे अपना गुस्सा रोक नहीं पाए। निश्चिंत रहें, यह अंतिम अनुरोध है। ये सरल है। आपको बस 5 दफन सितारों को छोड़ने और आत्मा अनुबंध के रूप में एक संधि पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है, जिसमें 5 दफन सितारों को फिर से नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा किया गया है, वांग टेंग ने शांति से कहा। एल्डर हुई ने कई गहरी सांसें लीं, वांग टेंग की दुस्साहसता से पूरी तरह परेशान महसूस करते हुए। ये लड़का बेशर्म था, खुलेआम मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहा था। माफी मांगना असंभव है। मेरे पास कोई अर्ध दिव्य हथियार भी नहीं है, लेकिन मैं बाकी बातों से सहमत हो सकता हूं, एल्डर हुई ने बातचीत को समाप्त करने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन उन्होंने इस मामले पर आगे कोई जोर नहीं दिया। दोबारा बोलने से पहले उन्होंने कुछ पल अपने आप को संभालने में बिताए। आपको माफी मांगनी चाहिए, वरना मेरे विचार सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं होंगे। अगर मेरे विचारों में बाधा आती है और मैं असमर्थ हूं, वांग टेंग ने कहा और उसने एक बार फिर अपने हाथ में डार्क शैडो तलवार घुमाई। हेईशान शाही कबीले के युवक के दिल से फिर से खून बहने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका शरीर अनजाने में कांप उठा। ये बहुत दुखता है। और उस अर्ध दिव्य हथियार के बारे में, आप एक शाश्वत स्तर के शासक हैं, फिर भी आपके पास वह भी नहीं है जो मेरे पास है। आप इतने गरीब कैसे हो सकते हैं? वांग टेंग ने तिरस्कार के साथ कहा। ठीक है, इसे भूल जाओ। मैं इसे आपके लिए मुश्किल नहीं बनाऊंगा। यदि आपके पास यह नहीं है तो बस मुझे कोई भी शाश्वत स्तर का हथियार दे दो। तुम, एल्डर हुई इतने गुस्से में थे कि बोल नहीं पाए। हटना, संकट हल हो गया, आभार। एक तारों भरे आकाश का वातावरण अविश्वसनीय रूप से भयानक था। हर कोई वांग टेंग और एल्डर हुई को देख रहा था, उनके दिल वांग टेंग के लिए चिंता से धड़क रहे थे। इस आदमी को मौत का जरा भी डर नहीं था। क्षमा मांगना, एक शाश्वत स्तर का हथियार। वह एल्डर हुई से ये बातें पूछने की हिम्मत कैसे कर सकता था? क्या उसे एल्डर हुई को भड़काने और निराशाजनक स्थिति में फंसने का डर नहीं था? फिर भी वांग टेंग निडरता से एल्डर हुई को देखता रहा। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान खेल रही थी, उसके हाथ में तलवार अभी भी धीरे धीरे घूम रही थी। हेईशान शाही कबीले का आदमी दर्द से बेहोश होने की कगार पर था। उसके दिल में तलवार घुसा देना, धीरे धीरे उसे हिलाना, ऐसा अनुभव शायद ही किसी ने कभी सहा हो।
इस समय उसके मन में वांग तेंग के प्रति अत्यधिक घृणा और भय था। ये कमीना बहुत निर्दयी था। उसका सारा अहंकार खत्म हो चुका था। अब वह बस जीवित रहना चाहता था और सब कुछ एल्डरहुई पर निर्भर था। एड्स बाय पब फ्यूचर, केवल दूसरा पक्ष ही उसे बचा सकता था। यदि एल्डर ने उसे नहीं बचाया होता तो वह मर जाता। इसलिए हेशान शाही कबीले के युवक ने एक हताश कदम उठाया। उसने एल्डरहुई को दयनीय आंखों से देखा, जो विनती और लालसा से भरी थी। एल्डरहुई, आपने मुझे ऊपर उठाया। यदि वह बोल सकता तो बोल देता, लेकिन उसके हृदय में व्याप्त अत्यधिक पीड़ा ने उसे एक भी शब्द बोलने से रोक दिया। बुजुर्ग हुई की आवाज, जो पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, कुछ क्षण के लिए रुकी और फिर आगे बोली। एल्डरहुई की नज़रें नर्म पड़ गईं और वह असहाय होकर आहें भरने लगा। हेशान गान वह विलक्षण प्रतिभा थी जिस पर उन्होंने बड़ी उम्मीदें लगाई थीं। वह उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। अगले ही क्षण उसने झिझकना बंद कर दिया, अपना हाथ हिलाया और एक अनंत चरण वाली तलवार निकाली और उसे वांग तेंग की ओर फेंक दिया। ये तलवार एक शाश्वत स्तर का हथियार है, इसे मुआवजा समझो। ये भी। बुजुर्ग हुई की आवाज, जो पुरानी और जर्जर हो चुकी थी, कुछ क्षण के लिए रुकी और फिर आगे बोली। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तारों भरे आकाश में भारी कंबल की तरह सन्नाटा छा गया। हर कोई अविश्वास में जम गया। एल्डरहुई ने वास्तव में माफी मांगी थी। एड्स बाय पब फ्यूचर, यह। जब सभी ने वांग तेंग और फिर एल्डरहुई को देखा तो उनके दिलों में एक अजीब सी बेतुकी भावना उमड़ पड़ी। ची, जुओगो और अन्य युवा मार्शल प्रतिभाओं ने वांग तेंग की बहुत प्रशंसा की। एल्डरहुई जैसे शाश्वत चरण के शासक को माफी में अपना सिर झुकाने के लिए मजबूर करना शायद ब्रह्मांड में एक अभूतपूर्व घटना थी। भीड़ की निगाहों का सामना करते हुए एल्डरहुई को लगा कि उसने सारी गरिमा खो दी है। वह अब और नहीं रुक सकता था और उसने ठंडे स्वर में कहा, अब आप उसे रिहा कर सकते हैं। ठीक है, वांग तेंग ने एल्डरहुई के व्यवहार को देखते हुए कहा, ये समझते हुए कि आगे की जबरदस्ती शायद उल्टी पड़ सकती है। चलो 2 आध्यात्मिक अनुबंधों पर हस्ताक्षर करते हैं और मैं उसे तुरंत रिहा कर दूंगा। मेरे पास कोई आध्यात्मिक अनुबंध नहीं है। आप लोग इसे तैयार कर लें। एल्डरहुई ने कहा। वांग तेंग के पास कोई आध्यात्मिक अनुबंध भी नहीं था जो शाश्वत अवस्था के शासक को बांध सके। रूनों के अपने मौजूदा ज्ञान और कानूनों की महारत के साथ वह खुद एक बना सकता था। हालांकि आध्यात्मिक अनुबंध तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री अद्वितीय थी और वह शाश्वत अवस्था के शासक को बांधने के लिए आवश्यक क्षमता वाला कोई अनुबंध नहीं बना सका। इसलिए उसने 5 प्रमुख परिवारों के कई पूर्वजों की ओर देखा। ये 5 प्रमुख परिवारों का क्षेत्र था, इसलिए 2 आध्यात्मिक अनुबंध प्राप्त करना कठिन नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ 2 आध्यात्मिक अनुबंध हैं। 5 प्रमुख परिवारों के पूर्वजों में से एक ने तुरंत कहा। वांग तेंग के पहले के अनुरोध के बाद आध्यात्मिक अनुबंधों में से एक विशेष रूप से 5 दफन सितारों के लिए था। वे वांग तेंग के आभारी थे और 2 आध्यात्मिक अनुबंधों के साथ कंजूसी करने का उनका कोई इरादा नहीं था। अपने हाथ की एक लहर से पूर्वज ने 2 स्क्रॉल उड़ा दिए जो वांग तेंग और एल्डरहुई के सामने मंडरा रहे थे। कृपया आगे बढ़ें, वांग तेंग ने इशारा किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। एल्डरहुई अब वांग तेंग से बहस करने के मूड में नहीं थे। उन्होंने एक स्क्रॉल खोला और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। दोनों अनुबंधों ने शीघ्र ही आकार ले लिया और फिर उन्होंने इसे आगे बढ़ाने से पहले अपनी आत्मा की छाप छोड़ी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ ठीक है, एक त्वरित निरीक्षण के बाद वांग तेंग ने अपनी आत्मा की छाप भी छोड़ दी। उनके स्तर पर आत्मा के निशान नामों से ज्यादा विश्वसनीय थे। एक बार आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद अमर स्तर के आदरणीय व्यक्ति के लिए भी पीछे मुड़ना संभव नहीं था। वांग तेंग ने उस युवक की ओर देखा जिसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। अगली बार फिर से मुझे परेशान करने के लिए आपका स्वागत है। छींटे। इससे पहले कि शब्द उसके मुंह से पूरी तरह से निकलते, उसने डार्क शैडो तलवार निकाली और खून की एक धारा बह निकली। हेशान शाही कबीले का युवक फिर से चिल्लाया, दर्द से तड़प रहा था, मुश्किल से जीवन को पकड़ रहा था, लगभग अपनी आखिरी सांस पर था, बेहद कमजोर हो गया था। एल्डरहुई के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगीं। क्यों चिल्ला रहे हो? तुम तो थोड़ा सा दर्द भी सहन नहीं कर सकते। कितना दुखद दृश्य है, वांग तेंग ने हेशान शाही कबीले के युवक को अत्यंत तिरस्कार के साथ एल्डरहुई के पास फेंकते हुए कहा। सब लोग। वांग तेंग बहुत कठोर था, वह किसी को इस तरह चाकू मारता और फिर उसे ताना मारता। एल्डरहुई ने हेशान शाही कबीले के युवक को पकड़ा, उसका चेहरा बर्तन के तले जितना काला था। उन्होंने तुरंत उसे एक गोली खिलाई। युवक की छाती का घाव तो तुरंत ठीक हो गया, लेकिन थकावट की एक लहर ने उसे जकड़ लिया और अंततः वह आनंद में डूब गया। हाँ, वांग तेंग ने आश्चर्य से नाक सिकुड़ी। सर्वोच्च दर्जे की ग्रैंड मास्टर स्तर की गोली। तुम सच में उदार हो। क्या यह आदमी तुम्हारा पोता है? अरे यार, क्या मुझे और मुआवजा मांगना चाहिए था? हुम्फ। एल्डरहुई ने ठंडी सांस ली, उसकी निगाहें वांग तेंग पर टिकी थी, उसे टुकड़े टुकड़े करने की इच्छा हो रही थी।
बहुत ज्यादा आवेगपूर्ण मत बनो। हमने अभी अभी एक आध्यात्मिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, वांग टेंग ने डर का दिखावा करते हुए कहा, कुछ कदम पीछे हटते हुए और अपने हाथ में आध्यात्मिक अनुबंध को जल्दी से लहराते हुए। बच्चे, हालांकि मैं अब तुम पर उंगली नहीं उठा सकता, लेकिन तुमसे निपटने के तरीके हैं। यह मामला खत्म नहीं हुआ है। अपना ख्याल रखना, एल्डर हुई ने शांति से कहा, इस समय पूरी तरह से शांत। हटो, संकट हल हो गया, आभार। 2 अगर वह कर सकता तो वह वास्तव में वांग टेंग को यही मार डालना चाहता था। हालांकि उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह केवल एक वाक्य कहकर जाने की तैयारी कर सकता था, अगर जरूरत पड़ी तो मुझे साथियों में से किसी से भी डर नहीं लगेगा। मेरे पास आओ, मैं एक एक करके तुम लोगों से निपट लूंगा, वांग टेंग ने बहुत आत्मविश्वास के साथ कहा। उसका लहजा सहज था। कुछ बूढ़े लोग जो अपनी वरिष्ठता के बल पर युवाओं को धमकाते हैं, उनके लिए 7 तारकीय अकादमियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमारे अध्यक्ष और वे सच्चे ईश्वर मंच वाले लोग बाहर खड़े होकर हम छात्रों को धमकाते हुए नहीं देखेंगे। एल्डर हुई की आंखें फड़क उठीं। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि वरिष्ठता का लाभ लेकर युवाओं को धमकाने वाले बूढ़े लोगों का संदर्भ उसी के लिए था। इस बच्चे में इस्पात की नसें थीं, यहाँ तक कि वह, एक शाश्वत चरण का शासक, भी इस कठोर फटकार से बच नहीं सका। उसने पहले कभी ऐसे किसी व्यक्ति का सामना नहीं किया था, और अब वह खुद को ऐसे व्यक्ति का सामना करते हुए पाया जिसे वह संभाल नहीं सकता था। इसके अलावा तारकीय अकादमियों के अध्यक्ष और सच्चे देव स्तर के प्राणियों का उल्लेख उसे सावधान कर गया। ऐसे प्राणी उसकी पहुंच से बाहर थे, यहाँ तक कि एक शाश्वत स्तर के शासक के रूप में भी। बच्चे, क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे जैसा ब्रह्मांड स्तर का मार्शल योद्धा एक देव स्तर के मार्शल कलाकार को कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकता है? हालांकि एल्डर हुई भी पीछे हटने वालों में से नहीं थे। उनके होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें लगा कि वांग टेंग धोखा दे रहा है। मेरी प्रतिभा और क्षमता को देखते हुए क्या आपको लगता है कि यह असंभव है? वांग टेंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। यह आत्म आश्वासन से भरा हुआ बयान था, लेकिन वांग टेंग को ऐसा कहने का पूरा अधिकार था। और यह सच था, राष्ट्रपति और अन्य लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। अगर उन्हें पता होता कि एक शाश्वत चरण के शासक ने उन पर हमला किया है, तो वे इसे अनदेखा नहीं करते। एल्डर हुई ने वांग टेंग को एक संदिग्ध नज़र से देखा, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा और हेईशान शाही कबीले के युवाओं के साथ तारों भरे आकाश में विलीन हो गए। बुजुर्ग हुई की वृद्ध और गंभीर आवाज शून्य से वांग टेंग के कानों में फुसफुसा रही थी, जो ये संकेत दे रही थी कि वह वांग टेंग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बच्चे, हेईशान रॉयल कबीले को अपमानित करना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि स्टेलर अकादमियाँ भी शायद तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम न हों। बुजुर्ग हुई की वृद्ध और गंभीर आवाज शून्य से वांग टेंग के कानों में फुसफुसा रही थी, जो ये संकेत दे रही थी कि वह वांग टेंग को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। आज की घटनाएं एल्डर हुई के लिए जीवन भर के लिए अपमान की बात थीं। एक शाश्वत चरण के शासक के रूप में एक ब्रह्मांड चरण के योद्धा द्वारा धमकाया जाना और झुकना, वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था? वांग टेंग का अस्तित्व उसके जीवन में एक दाग बन गया था। इस दाग को मिटाना जरूरी था। वांग टेंग का दिल थोड़ा कठोर हो गया। एल्डर हुई आसानी से डरने वाले नहीं थे, भले ही वांग टेंग ने स्टेलर अकादमियों के अध्यक्ष और सच्चे देव मंच के प्राणियों का जिक्र किया हो। प्रतिशोध के लिए उनका संकल्प दृढ़ था, जिससे वांग टेंग असहाय महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि भविष्य में उसे और भी ज्यादा सावधान रहना होगा। ये कैसी गड़बड़ थी? उसने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसे दुर्जय लोगों का गुस्सा भड़काएगा। ऐसा क्यों लगता था कि शक्तिशाली लोग हमेशा उससे झगड़ा करते रहते थे? मैंने क्या गलत किया है? क्या मैं बदल नहीं सकता? वांग टेंग ने मन ही मनाह भरी। गोल गेंद। जैसे ही एल्डर हुई चले गए, ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के ब्रह्मांड मंच के आंकड़े रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और तुरंत अपने अंतरिक्ष यान में वापस चले गए। कुछ ही समय में ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के जहाज़ों ने अपना रास्ता बदल दिया और अंतरिक्ष की गहराइयों में लुप्त हो गए, तथा 5 ब्यूरियल स्टॉर्स के तारों भरे आकाश के पार गायब हो गए। 5 बरियल स्टॉर्स को तबाह करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली संघर्ष एक असाधारण अपरंपरागत तरीके से समाप्त हुआ। अलविदा। वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली, खासतौर पर 5 बड़े परिवारों के योद्धाओं ने। उनके चेहरों पर आपदा से बचने की राहत झलक रही थी। ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के आक्रमण का सामना करते हुए 5 ब्यूरियल स्टॉर्स को भी परास्त होने का खतरा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इसके अलावा ब्लैक स्कल यूनिवर्स पायरेट्स के पीछे अत्यंत शक्तिशाली हेईशान रॉयल कबीला मौजूद था। यहाँ तक कि एक शाश्वत चरण शासक भी उभरा। अगर वांग टेंग न होता तो 5 प्रमुख परिवारों के 5 शाश्वत चरण मार्केस उनका सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ होते। विनाश एक क्षण में टल गया। दर्शक आसमान में काले बालों वाले उस युवक को देखने से खुद को रोक नहीं पाए, जिसने एक शाश्वत मंच शासक के सामने सिर भी नहीं झुकाया था। वे उसकी अदम्य भावना से अचंभित थे।
उसके पीछे एक विशाल और रहस्यमयी छाया छाई हुई थी, जिसमें 5 घुमावदार भंवर चमक बिखेर रहे थे। वह और भी असाधारण और विशाल दिखाई दे रहा था। यद्यपि उनका शरीर जख्मों से भरा हुआ था और खून से लथपथ था, फिर भी उनकी असाधारण आभा छिप नहीं सकी, जिससे उनकी उपस्थिति अद्भुत प्रतीत हो रही थी। वह कितना अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उपस्थित ब्रह्मांड स्तर के व्यक्तियों ने, जिनमें 5 प्रमुख परिवारों के शाश्वत स्तर के प्राणी भी शामिल थे, पहले कभी ऐसा राक्षसी और स्वर्ग विरोधी योद्धा नहीं देखा था। उनके सामने काले बालों वाला युवक देखकर वे सचमुच आश्चर्यचकित रह गए। इस समय 5 प्रमुख परिवारों के सनातन अवस्था के प्राणियों ने एक दूसरे की ओर देखा, अपनी राहत को दबा नहीं पाए। फिर वे वांग टेंग की ओर मुड़े और बोले, वांग टेंग, इस विपत्ति में हम आपके सहयोग के कारण ही जीवित बचे हैं। हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही इन शाश्वत अवस्था वाले प्राणियों ने वास्तव में वांग टेंग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। दूर से विभिन्न शक्तियों की ब्रह्मांड मंच की आकृतियां इस दृश्य को देख रही थीं, उनके चेहरों पर आश्चर्य के भाव थे। ये तथ्य कि 5 प्रमुख परिवारों के शाश्वत मंच के प्राणियों ने व्यक्तिगत रूप से वांग टेंग के प्रति आभार व्यक्त किया, वास्तव में सम्मान का एक बड़ा प्रदर्शन था। हालांकि विचार करने पर उन्हें बात समझ में आ गई। यदि उनकी संबंधित सेनाओं को ऐसी भयावह आपदा का सामना करना पड़े और कोई उन्हें बचा सके, तो उनकी संबंधित सेनाओं के सनातन अवस्था वाले प्राणी भी आभार व्यक्त करने के लिए आगे आएंगे। विनाश की तुलना में ऐसे दिखावटी इशारे महत्वहीन थे। वांग टेंग अचानक अपनी कल्पना से बाहर आया और उसके पीछे की परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अपना सिर हिलाते हुए उसने कहा, वरिष्ठों, ऐसी औपचारिकता की कोई ज़रूरत नहीं है। यह मेरे लिए आत्मसंरक्षण का मामला था, और अगर यह मेरे लिए नहीं होता तो वे शायद 5 दफन सितारों को निशाना नहीं बनाते। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन्होंने अंतिम शर्त ये जोड़ी कि हेशान शाही कबीले के किसी भी व्यक्ति को 5 दफन सितारों को परेशान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका कारण 5 दफन कबीले का आभार जीतना था। 5 प्रमुख परिवार उसके लिए बहुत उपयोगी साबित हुए। यदि 5 प्रमुख परिवार पूरी तरह से उनके साथ जुड़ जाएं, तो उनकी कुछ योजनाएं समय से पहले क्रियान्वित हो सकती हैं। इसके अलावा, चाहे उन्होंने ये शर्त जोड़ी हो या नहीं, एल्दहुई इस पर सहमत हो ही जाते। उन्हें बस ये शब्द कहने की ज़रूरत थी, युवा मित्र, अब और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। वे शुरू से ही हमारे 5 दफन सितारों के लिए आए थे। हम आपकी दयालुता से अच्छी तरह परिचित हैं और आपने 5 दफन टोकन प्राप्त किए हैं, जिससे आप हमारे परिवारों के सम्मानित अतिथि बन गए हैं। अब और अधिक विनम्र शब्दों की आवश्यकता नहीं है, एक शाश्वत मंच कहा जा रहा है। वांग टेंग संतुष्ट महसूस कर रहा था। उसकी मेहनत बेकार नहीं गई थी। 5 बड़े परिवार काफ़ी समझदार थे। हेंगजांग चुवान, यिजांग बाय और अन्य लोग दूर से उड़कर आए। वरिष्ठ पूर्वजों की बातें सुनकर उन्होंने जटिल भावों के साथ वांग टेंग को देखा। हान, हेंगजांग चुवान ने सहजता से कहा, लेकिन तुरंत उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खुद को सुधारा। वांग टेंग, क्या ये ठीक है अगर हम आपको ऐसा कहें? खांसी, बेशक, कोई समस्या नहीं है। वांग टेंग मेरा असली नाम है। मैं आवश्यकता के कारण हान झू की पहचान के तहत 5 दफन सितारों में प्रवेश किया। मुझे उम्मीद है कि परिवार के मुखिया बुरा नहीं मानेंगे। वांग टेंग ने अपना गला साफ किया और कहा, आपने 5 दफन टोकन प्राप्त किए हैं और इस कठिन समय में हमारी मदद की है। हम आपको कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? हेंगजांग चुवान और अन्य लोगों ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। इस बिंदु पर इन मामलों में आगे की जांच निरर्थक थी। आखिरकार वांग टेंग ने अपनी पहचान मुख्य रूप से उनके और अकादमी मध्यस्थता संघ के बीच मतभेद के कारण छिपाई थी। हान झू की पहचान के तहत वांग टेंग का 5 ब्यूरियल स्टोर्स में प्रवेश समझ में आता है। इसके अलावा, जिस तरीके से उन्होंने 5 दफन टोकन प्राप्त किए वह पूरी तरह से उचित था, जिससे उनके लिए आपत्ति की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये बहुत बढ़िया है, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने भी राहत की सांस ली। उन्हें डर था कि ये परिवार के मुखिया उनकी पहचान स्वीकार नहीं करेंगे, जो कि परेशानी का सबब बन सकता था। वास्तव में ये हेशान रॉयल कबीले की बदौलत भी था। अगर वे सामने नहीं आते तो शायद वह 5 प्रमुख परिवारों को अपनी पहचान इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करवा पाता। भले ही इस प्रक्रिया में उन्हें जीवन संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन दुर्भाग्य और आशीर्वाद अक्सर साथ साथ आते हैं, और कौन कह सकता है कि यह सब बुरा है? युवा मित्र, अभी किसी और विषय पर बात नहीं करते। ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ गंभीर चोटें लगी हैं। तुम हमारे साथ 5 ब्यूरियल स्टोर्स में आराम करने क्यों नहीं आते? यिजांग बाई ने सुझाव दिया। यह एक अच्छा विचार है। वांग टेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट या इनकार के सिर हिला दिया।